एपिसोड 2। राजकुमारी चांदनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही युवराज सम्राट सिंह ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया और कहीं ले जाने लगे। वहीं दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। युवराज सम्राट सिंह का राजकुमारी चांदनी का इस तरह हक से हाथ पकड़कर कहीं ले जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वे अपनी लाल आंखों से कुछ देर तक उस जगह को घूरते रहे जहां से सम्राट सिंह चांदनी को ले गए थे, फिर गुस्से में अपने कक्ष की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत से राजकुमारी चांदनी हैरान रह गई थी। वह बिना किसी प्रतिरोध के उनके साथ खींचती चली गई। सच तो ये था कि अगर चांदनी चाहती तो एक ही झटके में सम्राट सिंह को रोक सकती थी, लेकिन उन्हें भी सम्राट सिंह से कुछ जरूरी बातें करनी थी। जब से युवराज सम्राट सिंह महल में आए थे तब से ही चांदनी नोटिस कर रही थी कि उनकी नजरें लगातार उन्हीं पर टिकी हुई थी। रात के समय महल के हर हिस्से में मशालें जल रही थीं, लेकिन जिस जगह पर सम्राट सिंह चांदनी को लेकर आए थे वहां सिर्फ घना अंधेरा था। अंधेरे में पहुंचते ही सम्राट सिंह ने चांदनी का हाथ छोड़ दिया और उसकी ओर देखते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, एंजेलिना। युवराज सम्राट सिंह के मुंह से यह नाम सुनकर राजकुमारी चांदनी स्तब्ध रह गई। वो बेहद ध्यान से सम्राट सिंह की ओर देखते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? चांदनी के सवाल पर सम्राट सिंह मुस्कुरा उठे और बोले, यार तू इतनी जल्दी मुझे भूल जाएगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूं, पहचान मुझे। सम्राट सिंह की बात सुनते ही चांदनी तुरंत समझ गई कि यह शख्स कौन था। उसने बिना एक पल गंवाए सम्राट सिंह को जोरदार मुक्का मारा और गुस्से में कहा, यू बास्टर्ड, सार्थक। हाँ, सम्राट सिंह कोई और नहीं बल्कि सार्थक था, वही सार्थक जो सन 2104 में एंजेलिना का असिस्टेंट कम दोस्त हुआ करता था। सार्थक को यहाँ देखकर चांदनी बुरी तरह चौंक गई थी। हालांकि एंजेलिना की तरह ही सार्थक का भी चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वह उसे पहचान चुकी थी। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद चांदनी ने अचरज से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? चांदनी के सवाल पर सार्थक ने अपनी आंखें सनकरी करते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ है ठीक वैसे ही मेरा भी इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि मैं भी पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वैसे मैं तो युवराज सम्राट सिंह के रूप में यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम तो सीधे बेवकूफ और बददिमाग राजकुमारी चांदनी बनकर यहाँ आए हो। अपने लिए इतने प्रशंसनीय शब्द सुनकर राजकुमारी चांदनी गुस्से में आ गई और सार्थक को एक जोरदार पंच मारते हुए बोली, हम किस दुनिया में आ गए हैं, क्या तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? सार्थक एंजेलिना को समझाते हुए बोला, देखो मैं एक कहानी पढ़ता था, तुमने देखा ही होगा, आशियाना नाम था उसका। चांदनी को भी तुरंत ही याद आ गया कि सार्थक सच में ऐसी एक किताब पढ़ता था। हालांकि वह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि सार्थक आगे क्या कहने वाला है, लेकिन फिर भी वह उसके मुंह से सुनना चाहती थी। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सार्थक ने आगे कहा, पता नहीं कैसे और क्या हुआ, लेकिन हम मेरी आशियाना वाली किताब के अंदर आ चुके हैं। शायद जिस किताब में वह कहानी लिखी गई थी वैसा ही कोई यूनिवर्स वास्तव में मौजूद हो। हमारा यूनिवर्स और मल्टीवर्स रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि इस दुनिया में हमारी यूनिवर्स जैसी बहुत सारी अन्य यूनिवर्स भी मौजूद है। हम दोनों इस अजीब सी दुनिया में फंस चुके हैं और यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा बर्बाद होने वाली है। सार्थक की आखिरी बात सुनकर एंजेलिना ने अपनी आंखें सनकरी कर ली और गुस्से में बोली, मेरी जिंदगी खराब होगी, इसका क्या मतलब है? सार्थक ने एंजेलिना को समझाने के अंदाज में कहा, देखो एंजल, पूरी स्टोरी तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी भी पढ़ी है उसमें तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। चांदनी गुस्से में आकर चिल्लाई, सार्थक, सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो भी पता है सब कुछ साफ साफ बताओ। चांदनी को इस हालत में देखकर सार्थक ने एक लंबी सांस ली और बोला, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, राजकुमारी चांदनी कितनी बेवकूफ और कमजोर किस्म की लड़की थी, जिसे कोई भी मारकर चला जाता था और वह बस रोती ही रह जाती थी। और अभी तक तुम्हें यह भी समझ आ गया होगा कि राजकुमारी चांदनी यहाँ के युवराज को बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ का युवराज उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। राजकुमारी चांदनी सार्थक की इस बात से सहमत थी, क्योंकि यहाँ आने के पहले ही दिन उसे इन सब चीजों के बारे में पता लग चुका था।
सार्थक ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कुछ ही दिनों में युवराज की शादी यहाँ की एक अजीब लड़की से तय हो जाएगी, जिसका नाम कुसुम है। लेकिन पता नहीं उस बेवकूफ लड़की के दिमाग में क्या आया कि वह शादी के दिन मंडप पर पहुंची ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, ये स्टोरी में आगे जाकर स्पष्ट होने वाला था, लेकिन अफसोस, मैंने आगे की कहानी कभी पढ़ी ही नहीं। कुसुम के मंडप पर नहीं आने की वजह से महारानी सुमित्रा देवी बेहद गुस्से में थी और अपने क्रोध में उन्होंने युवराज की शादी राजकुमारी चांदनी से करवा दी थी। बस तभी से बेचारी चांदनी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। युवराज ने शादी की पहली रात ही राजकुमारी चांदनी को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत किया और उस पर एक घटिया लड़की होने का आरोप लगा दिया। ये कहकर कि यही राजकुमारी चांदनी की असली मंशा थी, उन्होंने पूरी रात बहुत ही बेरहमी से उसका बलात्कार किया था। सुबह होने तक राजकुमारी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अगले 4 दिनों तक होश में नहीं आई थी। इन सब के बारे में जानने के बाद महारानी सुमित्रा देवी को युवराज पर इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने उसे सजा के तौर पर 1 महीने के लिए महल से निकाल दिया था। 1 महीने बाद जब युवराज वापस आया तो उसने हर संभव कोशिश की थी राजकुमारी चांदनी को बेइज्जत करने और उसे हर तरीके से प्रताड़ित करने की। राजकुमारी चांदनी इतनी कमजोर थी कि वो सिर्फ रोती रहती थी और यही कारण था कि युवराज के दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ती गई थी। जब अत्याचार की सारी हदें पार हो गईं, तब राजकुमारी चांदनी गहरे अवसाद में चली गई थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब युवराज किसी युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था और इसी दौरान राजकुमारी चांदनी की हत्या कर दी गई थी। राजकुमारी चांदनी की हत्या उनके 18वें जन्मदिन के 6 महीने बाद हुई थी, लेकिन इस हत्या का आरोप युवराज पर लगा था। ये सच था या नहीं, इसका किसी को पता नहीं चला, लेकिन इतना तय था कि उनकी हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। राजकुमारी चांदनी की मौत के बाद युवराज को बहुत पछतावा हुआ था और अपराधबोध के कारण उसने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया था। युवराज यश प्रताप सिंह की इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उसके सारे दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिला लिया था। सार्थक अपनी बात बीच में ही रोकते हुए बोला, आगे भी बहुत कुछ हुआ था। शायद कहानी में राजकुमारी चांदनी एक बार फिर वापस आ गई थी, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि आखिर में क्या हुआ था। ये सब सुनकर राजकुमारी चांदनी बुरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवराज इतना नीच इंसान हो सकता है। अपनी गुस्से से जलती हुई लाल आंखों के साथ उसने सार्थक से सवाल किया, इसके आगे क्या हुआ? इस पर सार्थक ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, अरे, इसके बाद मुझे इस युवराज पर इतना गुस्सा आया था कि मैंने इस स्टोरी को ही पढ़ना कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। लेकिन मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं खुद ही इस स्टोरी के अंदर आ जाऊंगा और राजकुमारी चांदनी का किरदार तुम्हें मिल जाएगा। एक और बात, आज भोजन घर में जो कुछ भी हुआ उसमें तुमने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन कहानी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहानी में सच में युवराज ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। सारा इल्जाम मेहमानों पर ही लगाया गया था, जिससे दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी खड़ी हो गई थी। सार्थक कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है कि वे लोग जो राजकुमारी चांदनी को मारना चाहते थे या फिर उनकी हत्या के पीछे जिनका हाथ था, वे ही युवराज तेज सिंह और उनके परिवार के कोई सदस्य हो। चांदनी भी सार्थक की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। सार्थक की बातों को सुनने के बाद राजकुमारी चांदनी यह समझ चुकी थी कि इस जगह पर भी कोई ऐसा इंसान है जो उसका दुश्मन है और उसे जान से मारना चाहता है। पर बात चाहे जो भी हो, इस वक्त इन लोगों के सामने कोई भोली भाली और मासूम राजकुमारी चांदनी नहीं, बल्कि डेविल क्वीन एंजेलिना थी। एंजेलिना की नजरें बेहद तेज थीं। वह एक ही नजर में लोगों को अच्छी तरह पहचान सकती थी और उनकी घबराहट को भांपने में माहिर थी। राजकुमारी चांदनी को एक और बात समझ में नहीं आ रही थी, अगर कहानी में असली राजकुमारी चांदनी इतने समय तक जिंदा थी, तो फिर यहाँ पर असल में उसकी मौत कैसे हो गई? क्या ये पहले से ही तय था कि राजकुमारी चांदनी के भीतर किसी और का पुनर्जन्म होगा? राजकुमारी चांदनी को अपने दुश्मनों को करारा जवाब देना अच्छे से आता था। वह किसी से डरती नहीं थी, लेकिन स्टोरी में चांदनी डरी हुई थी। चांदनी को किसी सोच में डूबा देखकर सार्थक बोला, एंजल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ आ जाने की वजह से कहानी में बहुत बदलाव हो रहे हैं। कहानी के अनुसार युवराज को जहर खा लेना चाहिए था और मेरे परिवार से दुश्मनी पाल लेनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बदल गया है। आज तुमने युवराज को बचाकर कहानी के ट्रैक को भी पूरी तरह बदल दिया है। जब युवराज के साथ कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी है कि दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ।
अगर हम इसी तरह कहानी में लिखी हुई घटनाओं को बदलते रहें तो शायद हम तुम्हारी मौत को भी बदल सकते हैं। चांदनी ने सार्थक की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना सवाल पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? राजकुमारी चांदनी के सवाल पर सार्थक ने अपना मुंह बनाया और बोला, यार, मुझे भी उन गुंडों के हाथों मरने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही खाई में कूद गया था। लेकिन कौन जानता था कि आत्महत्या करने की कोशिश करने के बाद हमें अपनी दुनिया से इस खूबसूरत स्वर्ग जैसी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। चांदनी ने रात की ओर देखते हुए सवाल किया, तो बताओ, वहां का क्या ख्याल है? सार्थक ने चांदनी को ऊपर से नीचे तक एक अजीब नजर से देखा और बोला, राजकुमारी चांदनी जी, अगर आपको उस दुनिया में जाना है तो शौक से जाए, लेकिन मुझे ये दुनिया बहुत पसंद आई है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। सार्थक को सच में ये दुनिया बहुत पसंद आई थी। यहाँ की सबसे खास और अच्छी बात थी यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं। चांदनी सार्थक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी यहाँ से नहीं जाना है। ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ठंडी है। हमारे यहाँ के लोगों ने तो मिलकर पूरी धरती का सत्यानाश कर रखा है। राजकुमारी चांदनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पर बात चाहे जो भी हो, मार्क्स और स्मिता ने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो उन्हें चुकाना ही होगा। मार्क्स और स्मिता का नाम सुनते ही सार्थक का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह चांदनी को भरोसा दिलाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो एंजल, हम उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। सार्थक की बात पर चांदनी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मतलब, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई थी। सार्थक ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे शक हो गया था कि तुम एंजेलिना हो। देखो, खाई में कूदने के बाद अगर मैं इस दुनिया में आ सकता हूँ तो फिर जाहिर सी बात है कि तुम भी आ सकती हो। अगर मेरा चेहरा बदल सकता है तो तुम्हारा भी बदल सकता है। एंजेलिना चुपचाप सार्थक की बातें सुन रही थी। उसकी नजर में सार्थक एक बेवकूफ से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। सार्थक एंजेलिना की ओर देखते हुए आगे बोला, मैंने इस कहानी को काफी पढ़ा है और उसके मुताबिक राजकुमारी चांदनी एक बेवकूफ और डरपोक किस्म की लड़की थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम्हारा खतरनाक और डोमिनेटिंग ऑरा महसूस कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से तुमने बावर्ची की पिटाई की, उसके बाद तो मैं 100% श्योर हो गया कि तुम ही एंजेलिना हो। वरना असली राजकुमारी चांदनी एक डरपोक लड़की थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकेले ही किसी बावर्ची जैसे मोटी चमड़ी वाले इंसान की धुनाई कर सके। सार्थक की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें घुमा ली। उसे हमेशा से ही सार्थक की बातें बेहद इरिटेटिंग लगती थी। राजकुमारी चांदनी सार्थक की बेफिजूल की बातें सुनकर पक चुकी थी। उसने सार्थक को अपने साथ खींचकर अपने कमरे में ले गई। अपने कमरे में आने के बाद राजकुमारी चांदनी ने अपने कमरे का बड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया और सार्थक को अपने साथ अपनी लैब में ले गई। सार्थक के लिए चांदनी की लैब कोई नई बात नहीं थी। वह पहले भी कई बार वहां आ चुका था। वह इधर उधर घूमकर सारे गैजेट्स को देखने लगा। सारे गैजेट्स को देखने के बाद अचानक ही उसकी नजर एक ऐसे गैजेट पर गई जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गया। सार्थक को डरा हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी हंसने लगी और बोली, तुम सच में बहुत डरपोक हो सार्थक। वो कोई कटे सिर का भूत नहीं है। चांदनी की बात सुनकर सार्थक ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपने चेहरे के डर को छुपाने की कोशिश की। चांदनी ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, वो लक्ष्य है। देखो, उसका चेहरा कितना हैंडसम बनाया है मैंने। चांदनी की बात सुनकर सार्थक का दिमाग घूम गया। जाहिर सी बात थी कि वह भी लक्ष्य के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन जिस समय उसने लक्ष्य को देखा था तब उसका आकार सिर्फ एक अंडे जैसा था। आज जिस लक्ष्य को चांदनी दिखा रही थी उसके पास तो एक इंसानी चेहरा था। सार्थक बहुत ध्यान से लक्ष्य को देखने लगा और तभी उसे समझ में आया कि लक्ष्य के चेहरे में अभी भी आईब्रोज और दाढ़ी की कमी थी। चांदनी ने सार्थक से पूछा, कैसा लग रहा है वो? तुम बस देखते जाओ, धीरे धीरे मैं इसे कितना परफेक्ट बना देती हूँ। हालांकि मैं इसके 4 हाथ देने वाली थी और इसके पैरों की जगह पहिए लगाने वाली थी, लेकिन ये सब हमारी दुनिया में ज्यादा अच्छा लगता। यहाँ के लोग तो इसे एलियन ही समझने लगेंगे। चांदनी की बात पर सार्थक भी सहमत हुआ और बोला, लक्ष्य बहुत ही खास तरीके का आए है, कुछ भी ऐसा मत करना कि लक्ष्य तुमसे दूर हो जाए। सार्थक की बात पर चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे इतनी बारीकी से तैयार करूंगी कि लक्ष्य सबको इंसान ही दिखाई देगा।
और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में मैं लक्ष्य को हर वक्त अपने पास ही रखूंगी। लक्ष्य एक खजाना है जिसे मैं किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। तभी साइड से आवाज आए, मास्टर, मैं आपको वैसे भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके वजूद से ही मेरा वजूद है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। यह आवाज लक्ष्य की थी। सार्थक ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, यह लक्ष्य एक्टिवेट कैसे होता है? चांदनी ने उसे बताया, लक्ष्य सिर्फ उसके नाम लेने से ही एक्टिवेट होता है, वो भी तब जब उसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने लिया हो। सार्थक ने भी इस बात को नोटिस कर लिया था कि जब से वह यहाँ आया था उसने कई बार लक्ष्य का नाम लिया, लेकिन लक्ष्य एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन जब भी चांदनी उसका नाम ले रही थी वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जा रहा था। सार्थक ने चांदनी से शिकायत करते हुए कहा, लेकिन चांदनी, जब भी लक्ष्य बोल रहा है तब उसके होंठ तो हिल ही नहीं रहे हैं। क्या तुमने उसे उसके होठों से कनेक्ट नहीं किया? चांदनी ने सार्थक की बात पर जवाब देते हुए कहा, मैं उसके होठों को एक बार फिर से बनाना चाहती हूँ। मुझे उसके होंठ कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं लक्ष्य को किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने हाथों से बना रही हूँ, और यह किसी नॉर्मल आई से लाख गुना ज्यादा एडवांस और एक्सपेंसिव है। मैं चाहती हूँ कि मेरा लक्ष्य दुनिया का सबसे बेहतरीन आई बने। तभी एक बार फिर लक्ष्य की आवाज आए, मास्टर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको 10,000 हैंडसम लड़कों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। आप उन्हीं में से किसी एक के जैसा मेरा चेहरा बना दीजिए। चांदनी गुस्से में लक्ष्य को डांटते हुए बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड लक्ष्य? आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। तुम सबसे ज्यादा खास हो और तुम्हारा चेहरा दुनिया में सबसे यूनिक होगा। अब चुपचाप डीएक्टिवेट हो जाओ। सार्थक थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, यार, जब भी तुम्हें मेरे सामने लक्ष्य के बारे में कुछ बात करनी हो तो उसे किसी और नाम से बुलाया करो ताकि वो एक्टिवेट ना हो जाए। मैं तो कहता हूं कि तुम शॉर्टकट में उसे लकी नाम से बुलाया करो। चांदनी चिढ़ते हुए बोली, नहीं, मेरे लक्ष्य का नाम मेरी माँ ने लक्ष्य ही रखा था और उसका नाम हमेशा लक्ष्य ही रहेगा। तभी एक बार फिर से लक्ष्य बोल उठा, मास्टर, अगर आप चाहती हैं कि मेरा नाम हमेशा लक्ष्य ही रहे तो मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। चांदनी ने उसे डांटते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना, और बिना मेरी परमिशन के अपने सिस्टम में कोई भी सेटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। चांदनी की बात सुनकर लक्ष्य एकदम चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा रहा। चांदनी ने बेशक उसका चेहरा बना दिया था, लेकिन उसके चेहरे में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभी चांदनी को लक्ष्य को पूरी तरह कंप्लीट करने में बहुत मेहनत लगने वाली थी। सार्थक लक्ष्य को देखते हुए बोला, चलो, तुमने उसकी दाढ़ी और आईब्रोज नहीं बनाई, कोई बात नहीं, लेकिन बंदा हैंडसम बहुत लग रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कि जब लक्ष्य कंप्लीट होकर सबके सामने आएगा तब लड़कियां अपना दिल ही हार बैठेगी इस पर, और बेचारियों को ये भी पता नहीं होगा कि लक्ष्य के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है। अब भला किसी आई के अंदर कोई फीलिंग होती है क्या? मैं तो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि लक्ष्य की वजह से यहाँ न जाने कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं। चांदनी अपनी आंखें छोटी करके सार्थक की सारी बकवास सुन रही थी। उसे अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी छोटी आंखों से सार्थक को घूरते हुए बोली, लक्ष्य मेरा है और तुम्हें कोई हक नहीं है उसकी बुराई करने का। अपना नाम सुनकर लक्ष्य एक बार फिर एक्टिवेट हो गया और बोला, मुझ पर सिर्फ मास्टर का अधिकार है और उनके अलावा कोई और मेरी बुराई नहीं कर सकता। लक्ष्य को बार बार इस तरह एक्टिवेट होते देखकर चांदनी को गुस्सा आने लगा। उसने लक्ष्य को इग्नोर करते हुए सार्थक को अपने लैब और रूम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह लक्ष्य को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे समझ में आया कि उसे लक्ष्य को फेशियल एक्सप्रेशन बदलना भी सिखाना होगा। वो हर वक्त बिना किसी भाव के नहीं रह सकता। इस तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के घूमना सभी के दिलों में शक पैदा कर सकता था। हालांकि लक्ष्य पूरी तरह से राजकुमारी चांदनी के कंट्रोल में था और वो उसकी हर बात मानता था, लेकिन चांदनी को महसूस हुआ कि उसे अभी लक्ष्य के चेहरे पर और मेहनत करने की जरूरत थी। हालांकि इन दिनों चांदनी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के ड्रग का एंटीडोट बनाने में जा रहा था। वो एक लंबी सांस लेते हुए अगले दिन सुबह एक बार फिर से रॉकेट लॉन्च करने का प्लान बनाने लगी। इस बार रॉकेट को सुबह में लॉन्च करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पिछली बार गांव के कुछ लोगों ने रॉकेट को लॉन्च होते हुए देख लिया था और उन्होंने इसे भूत का खिताब दे दिया था। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पहले चांदनी को सटीक मेजरमेंट करना जरूरी था। वो रॉकेट को सीधे चांद के पोल पर लैंड करवाने वाली थी।
चांदनी जानती थी कि चांद के पोल पर पानी के कुछ अंश मौजूद हैं। वही खास जगह थी जहां वह अपने एंटीडोट के लिए आवश्यक पौधा उगा सकती थी। रॉकेट में एक बहुत ही छोटा सा रोबोट होगा जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े होंगे। वो अपने नाखूनों से ही चांद की जमीन को खरोंच कर वहां बीज डाल देगा। इसके बाद वो अपने अंदर का कुछ पानी वहां छिड़क देगा और यदि पानी की मात्रा कम पड़ी तो वो पोल पर मौजूद पानी के अंशों का सहारा लेगा। यही सब सोचकर चांदनी अगले दिन की तैयारी करने लगी। लगभग रात के 1 बजे राजकुमारी चांदनी का काम खत्म हुआ। काम खत्म होने के बाद वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसने जल्दी से अपना मुंह हाथ धोकर खुद को फ्रेश किया और अपने कमरे में आ गई। हमेशा की तरह उसने अपना लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा निकालकर दूर फेंक दिया। आज राजकुमारी चांदनी इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि उसने शॉर्ट्स तक नहीं पहने और वैसे ही अपने इनरवियर में सो गई। वैसे भी दिन भर इतने भारी भरकम लहंगे पहनकर रहने के बाद जब हम सोने से पहले लहंगा उतारते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम हवा में तैर रहे हों। सोते वक्त मन ही मन चांदनी सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द लक्ष्य के हाथ भी बना देने चाहिए ताकि सोते समय वो उसके पैर दबा सके। लक्ष्य पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं थी कि चांदनी उसे नौकरों की तरह ट्रीट करेगी। अरे, जब गर्मी में हम पंखा चलाते हैं तब क्या हमें पंखे पर तरस आता है कि उसके हाथ दुखने लगेंगे? नहीं, क्योंकि पंखा एक मशीन है। बिल्कुल उसी तरह लक्ष्य भी एक मशीन था और उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भावना नहीं थी और रोबोट को कोई भी अपने फायदे के लिए ही बनाता है। डोरेमोन देखकर यह मत समझना कि रोबोट में कोई फीलिंग होती है। रोबोट जो कुछ भी बोलता है उसे हमने उस तरीके से प्रोग्राम किया होता है कि वह हमें उसी अंदाज में जवाब दे। रोबोट के अंदर जितनी भी जानकारी होती है वह इंसानों द्वारा ही उसमें इनपुट की जाती है। इन्हीं ख्यालों में डूबते डूबते राजकुमारी चांदनी सो गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी तो मस्त अपने कक्ष में सो रही थी, लेकिन आज भोजन घर में जो हरकत हुई थी उसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह की नींद उड़ी हुई थी। पहले उन्होंने कभी चांदनी को नोटिस नहीं किया था क्योंकि उनकी नजर में वह एक बेवकूफ लड़की थी। लेकिन हाल के दिनों में चांदनी का व्यवहार काफी बदला बदला सा लग रहा था। युवराज भी कहीं न कहीं यह महसूस कर रहे थे कि वे राजकुमारी चांदनी के इस नए रूप से प्रभावित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की पहले किसी की ऊंची आवाज से भी डर जाती थी, उसने आज किसी शेरनी की तरह एक गद्दार को सबक सिखा दिया। राजकुमारी चांदनी की आंखों में जो चमक थी जब वह उस बावर्ची को सबक सिखा रही थी, युवराज उस नजारे को भूल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को सुलाने की कोशिश की और आखिरकार देर रात उन्हें नींद आ ही गई। लेकिन सोने के बावजूद भी उनके सपनों में राजकुमारी चांदनी ही नजर आ रही थी। लेकिन इस सपने में राजकुमारी चांदनी अकेली नहीं थी, युवराज सम्राट सिंह भी वहां मौजूद थे, जो चांदनी के बेहद करीब खड़े थे। उन दोनों को इतना नजदीक देखकर दूर खड़े युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से और जलन से बौखला गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना, हम जिन चीजों के बारे में सोचते हुए सोते हैं वही चीजें हमारे सपनों में आ जाती हैं। युवराज यश प्रताप सिंह के दिलो दिमाग में नींद में जाने के ठीक 2 मिनट पहले तक बस राजकुमारी चांदनी ही चल रही थी और उनके हाथ को थामे हुए युवराज सम्राट सिंह भी। यही सब सोचने की वजह से उनके सपने में भी वही सब चीजें दिखाई दे रही थी। वे फ्रस्ट्रेशन की वजह से जोर से चिल्लाना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। यूं कहें तो वे स्लीपिंग पैरालिसिस की अवस्था में चले गए थे। वे अपने सपने में ही समझ चुके थे कि वे सपना देख रहे हैं, लूसीड ड्रीमिंग। अपने साथ हो रही इन्हीं घटनाओं की वजह से युवराज पूरी रात नहीं सो पाए और अगले दिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स बन गए। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी जब सोकर उठी तो उनका मूड बहुत फ्रेश था। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि वे इस दुनिया में अकेली नहीं थी। यहाँ पर उनका सबसे अच्छा दोस्त सार्थक भी था। चांदनी को सार्थक पर पूरा भरोसा था, लेकिन स्मिता और मार्क्स वाले हादसे के बाद उनका भरोसा थोड़ा डगमगा गया था। हालांकि जब चांदनी को पता चला कि उनकी जानकारी न देने के कारण सार्थक खाई में कूद गया था, तब से उन्हें सार्थक पर खुद से भी ज्यादा भरोसा हो गया था। ये जानकर कि सार्थक उनके लिए वफादार था, चांदनी बहुत खुश हुई। कम से कम इस मतलबी दुनिया में कोई तो ऐसा इंसान था जिसे उनकी परवाह थी। राजकुमारी चांदनी जल्दी से तैयार हुई और सार्थक को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। उन्हें सार्थक को आज के रॉकेट लॉन्चिंग के प्लान के बारे में बताना था। अपने कमरे से बाहर आते ही राजकुमारी चांदनी ने नोटिस किया कि आज का मौसम बेहद ठंडा,
अंधकार में और खराब था। उन्होंने ध्यान से आसमान में घिरे हुए बादलों को देखा और तुरंत ही समझ गई कि कुछ समय बाद बारिश होने वाली थी। बारिश की बात सोचते ही राजकुमारी चांदनी के मन में घबराहट होने लगी। हालांकि उनके चेहरे पर यह डर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे अपनी नजरें घुमाकर आसपास के सभी लोगों को ध्यान से देखने लगी, ये समझने के लिए कि क्या यहाँ के लोग भी इस स्थिति से डरते हैं या नहीं। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बारिश के बारे में सोच सोचकर खुश हो रहे थे। राजकुमारी चांदनी को समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश देखकर यहाँ के लोग इतने खुश क्यों थे। वह सभी को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। कमरे में पहुंचकर वह खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगी। राजकुमारी के कमरे की खिड़की महल के पिछले हिस्से की ओर खुलती थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं होता था। वह खिड़की के पास जाकर साफ महसूस कर सकती थी कि ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। राजकुमारी चांदनी की दुनिया में जब भी बारिश होने वाली होती थी तो आसमान लाल रंग का हो जाता था और गर्म हवाएं बहने लगती थी। लेकिन यहाँ आसमान काला था और दिल को छू लेने वाली ठंडी हवाएं बह रही थी। राजकुमारी चांदनी ने देखा कि अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बारिश देखकर तनाव में आ गई थी, क्योंकि सन 2104 में जब भी बारिश होती थी तो मुश्किल से आधे घंटे तक ही टिक पाती थी। उस समय वातावरण में इतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता था कि बारिश जैसा मौसम होने के बावजूद भी वहां गर्म हवाएं चलती थीं। जितनी देर में बारिश की बूंदें आसमान से गिरकर जमीन तक पहुंचती थीं, उतनी ही देर में वातावरण के उच्च तापमान के कारण वे लगभग 1 किलोमीटर ऊपर ही 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती थीं। यह उतना डरावना नहीं था, लेकिन अगर कोई इंसान बारिश की बूंदों के संपर्क में आ जाता तो उसकी त्वचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती थी। बहुत ही अजीब ढंग से बारिश की बूंदें इंसान की त्वचा पर प्रतिक्रिया करती थीं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और रसायनों के बादलों में मिलने से एक अलग ही प्रकार का रासायनिक मिश्रण बन जाता था। जब बारिश होती थी तो आसमान से यही रसायन बरसता था, जो एसिड की तरह ही असर करता था, लेकिन एसिड की तुलना में त्वचा को 70% कम नुकसान पहुंचाता था। इस दुनिया में एंजेलिना के जन्म से पहले से ही ऐसा होता आ रहा था। हम ये कह सकते हैं कि एंजेलिना ने कभी असली पानी की बूंदों वाली बारिश देखी ही नहीं थी। उस दुनिया में जब भी बारिश होती थी तो सभी लोग अपने घरों में छिप जाया करते थे। यही सब सोचते हुए राजकुमारी चांदनी ने एक ठंडी आह भरी। वह हल्के हल्के आसमान से बरस रही पानी की बूंदों को देख रही थी। राजकुमारी चांदनी को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। पानी की बूंदों में से किसी भी रसायन की गंध नहीं आ रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी और गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। राजकुमारी चांदनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थीं। उसने आसमान में छाए घने बादलों की ओर देखा। वो सिर्फ बादलों को देखकर बता सकती थी कि यह बारिश बहुत तेज होने वाली थी और लगभग 4-5 दिनों तक जारी रहने वाली थी। 4-5 दिनों तक लगातार होने वाली बारिश तो राजकुमारी चांदनी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो आसपास की हर चीज को देखने लगी। तभी उसने महल के पीछे पीपल के पेड़ के पास एक छोटे से बच्चे को देखा, जो बारिश में भीग रहा था। वह अपने कपड़े उतारकर बड़े मजे से बारिश के पानी में नहा रहा था। राजकुमारी चांदनी को हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि बारिश के पानी से बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी त्वचा और भी निखर रही थी। राजकुमारी चांदनी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो समझ गई कि आसमान से गिरने वाली ये बूंदें असली पानी की है, बिना किसी मिलावट के। यहाँ की बारिश की बूंदें गर्म नहीं, बल्कि ठंडी थी। अब तो राजकुमारी चांदनी का भी बारिश में भीगने का मन करने लगा। उसने एक नजर अपने लहंगे की ओर डाली और तुरंत कपड़े बदलने चली गई। बदलने के बाद उसने काले रंग की बहुत ही हॉट शॉट ड्रेस पहनी थी। इसके बाद उसने अपने ऊपर काले रंग का एक मोटा चादर लपेट लिया और खिड़की के रास्ते महल से बाहर निकल आई। वो सारी सुरक्षा को चकमा देकर भाग गई। जैसे जैसे बारिश की बूंदें राजकुमारी चांदनी के ऊपर गिर रही थीं, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसे अच्छे से याद था कि महल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी झील है। उसने अपने चादर के अंदर से स्केट शूज निकाले और उन्हें पहनकर जंगल की ओर बढ़ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि कोई भी इंसान 10 किलोमीटर तक पैदल जाना नहीं चाहेगा, इसलिए वह बेफिक्र होकर वहां चली गई। झील के पास पहुंचकर उसने अपने चादर को इतनी दूर फेंका जैसे कि वह कोई दुश्मन हो। बारिश में भीगते हुए राजकुमारी चांदनी को अचानक एक गाना याद आ गया। उसने अपनी घड़ी निकालकर उसे पेड़ के नीचे छुपा दिया और घड़ी से संगीत बजने लगा।
जैसे ही संगीत प्ले हुआ, राजकुमारी चांदनी ने गाना गाते हुए नाचना शुरू कर दिया। दिलबा दिलबा, हाँ दिलबा दिलबा, दिलबा दिलबा, हाँ दिलबा दिलबा। होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, तुमसे मिलने के बाद दिलबा। इस गाने को गाते हुए राजकुमारी चांदनी झरने के बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। झरने का ठंडा पानी और बारिश की ठंडी बूंदें उसके दिल को अंदर तक झकझोर चुकी थीं। वो मुस्कुराते हुए अपने बालों को लहराते हुए आगे की पंक्तियां गाने लगी। दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, दर्द है चुभन है क्या दीवानापन है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा 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 दिलबा। राजकुमारी चांदनी अपने ही धुन में डांस कर रही थी, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी मधुर आवाज सुनकर कोई उसकी ओर खिंचा चला आ रहा था। युवराज यश प्रताप सिंह, जो सुबह बारिश से पहले ही इस जंगल में अकेले शिकार के लिए निकले थे, बारिश की वजह से यहीं फंस गए थे। जब उनके कानों में राजकुमारी चांदनी की मधुर आवाज पड़ी, तो वे अनजाने में ही उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। इस आवाज का पीछा करते करते युवराज यश प्रताप सिंह लगभग राजकुमारी चांदनी तक पहुंच ही चुके थे कि तभी उनके कानों में फिर से वही मधुर आवाज गूंज उठी। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार। इस बार युवराज झटके से पीछे पलटे और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। राजकुमारी चांदनी उनके सामने ही थी। उसने इस समय बेहद छोटे और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, जो काफी रिवीलिंग थे। सच तो ये था कि राजकुमारी चांदनी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई और हो सकता है, इसलिए वो बेफिक्र होकर नाच रही थी। पहले तो युवराज की नजर उसके पैरों पर पड़ी, जो बहुत ही गोरे और मक्खन की तरह मुलायम दिख रहे थे। इस समय राजकुमारी चांदनी बेहद मोहक अंदाज में डांस कर रही थी। युवराज चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहे थे। वो इस समय जमीन पर लेटकर बिल्कुल किसी जलपरी मरमेड की तरह नृत्य कर रही थी। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरे दिल का करार, देख ल जाने मन, देख ले बस एक बार। बेचारी राजकुमारी चांदनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे इतनी शिद्दत से देख रहा था। युवराज यश प्रताप सिंह बिना किसी हिचक के राजकुमारी चांदनी के हर एक अंग को टकटकी लगाए देख रहे थे। शायद उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन राजकुमारी चांदनी तो बस अपने में ही मगन होकर डांस कर रही थी। वो इस समय पेड़ की एक डाली को पकड़कर झूली हुई थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह किसी मोरनी की तरह झूमकर नाच रही थी। चूम ले जिस्म को हमनसीन पासा। हालांकि युवराज खुद को बेहद आत्म अभिमानी समझते थे, इसलिए वे इस बात को स्वीकारने से कतरा रहे थे, लेकिन सच यही था कि इस वक्त उनका मन राजकुमारी चांदनी के जिस्म को चूम लेने का कर रहा था। चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा। इस वक्त युवराज पूरी तरह भूल चुके थे कि यह वही लड़की थी जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। अब उन्हें सिर्फ राजकुमारी चांदनी का चांद सा चमकता चेहरा दिख रहा था, जिस पर बारिश की बूंदें ठहर गई थी। दिलबा दिलबा दिलबा, हाँ दिलबा 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 दिलबा, हाँ दिलबा दिलबा दिलबा। धीरे धीरे युवराज भी अब अपने आपे से बाहर जाने लगे। उन्होंने अपने कदम राजकुमारी चांदनी की दिशा में बढ़ा दिए। जैसे ही वे राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे एक पेड़ के खिलाफ दबा दिया और उसके खुले गले और क्लीवेज पर पागलों की तरह चूमने लगे। इश्क बेताब है, हुस्न की महकी बहार, इश्क बेताब है, हुस्न की महकी बहार। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे होश में ही नहीं थे। उनकी इस हरकत से राजकुमारी चांदनी की सांसें लंबी और तेज होने लगी। मूसलाधार बारिश के बावजूद वहां का माहौल बेहद गर्म हो चुका था। युवराज अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू में नहीं रख पा रहे थे। उस जगह पर चुंबनों की आवाज इतनी तेज गूंज रही थी कि कोई भी उसे सुनकर शर्म से लाल हो जाता। उस जगह पर सिर्फ राजकुमारी चांदनी और युवराज यश प्रताप सिंह की तेज होती सांसों और धड़कनों की ही आवाज गूंज रही थी। डोरिया किस लिए अब इंतजार। फिर युवराज नीचे झुक गए और राजकुमारी चांदनी के पैरों और उसकी जांघों को किसी भूखे भेड़िए की तरह चूमने लगे। वे हल्के हल्के से उसे काट भी रहे थे। वे बिल्कुल भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे थे। ऊपर से बारिश माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। टूटा है बदन, क्या हुआ क्या पता। युवराज ने राजकुमारी चांदनी को खींचते हुए झरने के नीचे ले गए और फिर उसे झरने के बीच में मौजूद एक चट्टान पर लिटा दिया। अभी राजकुमारी चांदनी उठ भी नहीं पाई थी कि युवराज उसके ऊपर चढ़ गए और दीवानों की तरह उसके पूरे शरीर पर किस करने लगे। इस बारिश में युवराज पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। लेकिन तभी
बिजली बहुत तेज चमकी और जोर की आवाज के साथ कड़की, जिसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह अचानक ही होश में आ गए। वे अभी भी अपनी जगह पर खड़े राजकुमारी चांदनी को निहार रहे थे। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब सिर्फ एक हसीन सपना था। युवराज यश प्रताप सिंह को खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि उनके मन में राजकुमारी चांदनी के लिए इतने अश्लील ख्याल क्यों आने लगे थे। वे अपने सपने में राजकुमारी को पागलों की तरह किस कर रहे थे, लेकिन क्यों? यह वही राजकुमारी चांदनी थी जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। युवराज ने अपनी नजरें उठाकर राजकुमारी चांदनी की ओर देखा। उन्हें दिखा कि राजकुमारी झील के अंदर डुबकी लगाकर बाहर निकल रही थी। प्यास में धली हूँ रात दिन जली हूँ, प्यास में धली हूँ रात दिन जली हूँ, तुमसे मिलने के बाद दिलबहा, तुमसे मिलने के बाद दिलबा। युवराज यश प्रताप सिंह को अपनी ही की गई हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उन्हें खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगा था। वे ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जो किसी स्त्री के तन को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन फिर आज युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे थे? वही राजकुमारी चांदनी युवराज की सोच से अनजान अपने ही ख्यालों में मग्न होकर मोरनी की तरह नाचने में व्यस्त थी। होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबा, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबा। युवराज गुस्से में राजकुमारी चांदनी की ओर एक नजर डालते और तुरंत ही वहां से निकल जाते। वे अब और राजकुमारी चांदनी की तरफ नहीं देखना चाहते थे। इस वक्त उन्हें खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वे ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जो इतनी आसानी से बहक जाएं, वो भी राजकुमारी चांदनी जैसी बेवकूफ लड़की को देखकर। वहीं युवराज के आने और जाने से अनजान राजकुमारी चांदनी अब भी नाच रही थी। उसने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार शुद्ध पानी की बारिश देखी थी, जो सिर्फ आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि 4-5 दिनों तक लगातार बरस सकती थी। बादल बहुत ही ज्यादा घने थे और राजकुमारी चांदनी ने ठान लिया था कि जब तक बारिश होती रहेगी वो रोजाना बारिश में ही स्नान करेगी। अगर राजकुमारी को सबसे ज्यादा कोई चीज अच्छी लग रही थी तो वह थी बारिश के दौरान मौसम का ठंडा हो जाना। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसके दिल तक उतर रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी कितनी ज्यादा खुश थी। वह बार बार नाच रही थी और गाना गा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मजे से तब तक बारिश में भीगती रही जब तक उसे छींक नहीं आ गई। छींक आने के बाद राजकुमारी चांदनी समझ चुकी थी कि वो सच में बहुत ज्यादा देर कर चुकी थी। आसमान में काले बादलों को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि बारिश अभी 4-5 दिनों तक और होने वाली थी। अगले दिन भी यहाँ आने का सोचकर राजकुमारी चांदनी न चाहते हुए भी महल वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ युवराज सम्राट सिंह को भी पहली बार शुद्ध पानी की बारिश अच्छी लगी थी। अपनी इच्छाओं को काबू में वह भी नहीं रख पाए थे। वह एक पुरुष थे जिसकी वजह से वह अपने ऊपर के कपड़े उतारकर छत पर जाकर बारिश में भीग सकते थे। इसीलिए युवराज सम्राट सिंह बारिश में छत पर भीग रहे थे। वह मन ही मन इस बात को अच्छे से जानते थे कि इस मौके का फायदा राजकुमारी चांदनी भी अच्छी तरह उठा रही होगी। वहीं छत पर युवराज सम्राट सिंह से थोड़ी ही दूरी पर 2 सैनिक अपने हाथ में एक तौलिया लेकर खड़े थे। जब युवराज सम्राट सिंह का मन भीगने से भर जाएगा तब वे उस तौलिए का इस्तेमाल करने वाले थे। इसी बीच कुसुम और कामिनी जी अपने कक्ष में बहुत गुस्से में बैठी हुई थीं। दोनों को ही राजकुमारी चांदनी का बदला हुआ रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो वे लोग मन भरकर राजकुमारी चांदनी को परेशान कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कुसुम अपने दांत पीसते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, ये चांदनी कोई अमृत पीकर आई है क्या, जो मरने का नाम ही नहीं ले रही है? इतनी मुश्किल से उसे अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वो हर बार बच जाती है। कुसुम की बात सुनकर कामिनी जी ने अपनी आंखें सनकरी कर ली और पूछा, अब क्या किया था तुमने राजकुमारी चांदनी को मारने के लिए? दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी राजकुमारी चांदनी रानी माँ के कमरे की ओर जा रही थी। उसी वक्त उसके कानों में माँ बेटी की आवाजें पड़ गईं। अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चांदनी सतर्क हो गई। उसने अपने कानों को और चौकन्ना कर लिया और दोनों की बातें सुनने लगी। उधर कुसुम अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए कामिनी जी को बता रही थी, उस चांदनी के पास युवराज के नाम से एक खत भिजवाया था कि युवराज उससे झील किनारे मिलना चाहते हैं। और वो बेवकूफ चांदनी तो दिमाग से पैदल है। एक पल के लिए भी उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि जो इंसान उससे इतनी नफरत करता है वो उसे मिलने के लिए क्यों बुलाएगा। बस
युवराज उसे बुला रहे हैं। यही सोचकर वो बेवकूफ बिना सोचे समझे झील किनारे चली गई, जहां मेरे गुंडे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन सभी ने चांदनी के सिर पर डंडा मारकर उसे झील में फेंक दिया था। सिर पर चोट लगने की वजह से वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी और तैरना नहीं आने की वजह से उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर पता नहीं अचानक से वो 2 कौड़ी का सैनिक चांदनी को बेहोशी की हालत में महल कैसे लेकर आ गया था। अपनी बेटी की बात सुनकर कामिनी जी ने अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि चांदनी उन्हें भी पसंद नहीं थी, लेकिन वह पूरी योजना के साथ ही राजकुमारी चांदनी पर हमला करवाना चाहती थी, ताकि वो जिंदा वापस आ ही न पाए। उन्होंने कुसुम को डांटते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुमने एक बार भी सोचा कि वह सैनिक वहां पर क्या कर रहा था? अपनी मां की बात सुनकर कुसुम सोच में पड़ गई। कामिनी जी उसे समझाते हुए बोली, इस महल का कोई और सदस्य भी वहां पर था, जिसके पीछे वह सैनिक गया था, और भगवान से प्रार्थना करना कि वो इंसान युवराज यश प्रताप सिंह न हो। अगर युवराज के हाथ तुम्हारे भेजे गए गुंडे लग गए तो तुम्हारा सच भी बहुत जल्द युवराज के सामने आ जाएगा और फिर तुम कभी इस महल की महारानी नहीं बन पाओगी। अपनी मां की बात सुनकर अब जाकर कुसुम को सारी बात समझ में आई। अब उसे डर लगने लगा था कि आखिर महल का कौन सा इंसान वहां पर मौजूद था। कुसुम डरते हुए अपनी मां से बोली, मां, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कुछ कीजिए ताकि हम यहाँ की महारानी बन सके, हमारा विवाह युवराज से हो सके। अपनी बेटी को समझाते हुए कामिनी जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं महारानी सुमित्रा देवी से इस बारे में बात करती हूँ। वैसे भी युवराज का राज्याभिषेक तब तक नहीं हो सकता जब तक उनका विवाह न हो, क्योंकि पूजा में उनकी पत्नी का होना भी जरूरी है। अपनी मां की बात सुनकर कुसुम ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा, और उस पूजा में महारानी की जगह मैं बैठूंगी। ये सोचकर दोनों माँ बेटी शैतानों की तरह हंसने लगी। वहीं दूर से ही राजकुमारी चांदनी इन दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कुसुम की वजह से असली राजकुमारी चांदनी की मौत हो गई थी। लेकिन राजकुमारी चांदनी की मौत की वजह से ही तो एंजेलिना को नया जीवन दान मिला था। पर जो भी हो, असली राजकुमारी चांदनी के कातिलों को अब एंजेलिना छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन एक बात अभी भी चांदनी की समझ में नहीं आ रही थी, उसे उस दिन झील में से आखिर बचाया किसने था। अचानक ही राजकुमारी चांदनी को याद आया कि जब वह पहली बार इस दुनिया में होश में आई थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वह किसी की बाहों में थी। पर बात चाहे जो भी हो, उसे इतना तो पता था कि युवराज यश प्रताप सिंह और कुसुम का विवाह नहीं होने वाला था। विवाह के दिन कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से कुसुम विवाह छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन इस बार राजकुमारी चांदनी खुद को बलि नहीं चढ़ने देगी। राजकुमारी चांदनी को सब्स्टिट्यूट दुल्हन बनने का कोई शौक नहीं था। दोनों माँ बेटी की बातें सुनने के बाद वह रानी माँ के कक्ष में जाने के बजाय सीधे अपने कमरे में लौट आए। झील के पास से वापस आते वक्त राजकुमारी चांदनी ने रॉकेट को चांद पर लॉन्च कर दिया था। वह अपनी बीमारी को ठीक करने में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अपने कमरे में आने के बाद वह सीधे अपनी लैब में चली गई। सबसे पहले उसने अपने आदमियों से संपर्क किया। दूसरी तरफ से तुरंत ही कॉल कनेक्ट हो गया और एंजेलिना का सबसे खास बॉडीगार्ड उसे बताने लगा, मास्टर, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हमारे बेस पर नजर बनाए हुए हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमारी चांदनी का चेहरा गंभीर हो गया। वो किसी साइको की तरह अपनी गर्दन मसलते हुए बोली, तुम्हें तो मेरा नियम पता है ना लॉरेंस? कोई इंसान हमें एक थप्पड़ भी मार पाए, उसके पहले ही हमें उसे 4 थप्पड़ मार देना चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद, जो करना है करो, लेकिन उनमें से किसी एक आदमी को पकड़कर टॉर्चर रूम में ले जाओ। उस इंसान को 3rd डिग्री टॉर्चर दो और पता करो कि वो किसका आदमी है। जब ये पता लग जाए तो उसके ही बेस को आग लगा दो। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर उसका खास बॉडीगार्ड लॉरेंस, ओके मास्टर, कहकर आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद चांदनी ने मार्क्स और स्मिता के बारे में पूछा। वो दोनों लैला मजनू की जोड़ी क्या कर रही है? उनके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़? उसकी बात पर लॉरेंस ने जवाब दिया, मास्टर, इस वक्त स्मिता अपनी बीमारी से जूझ रही है। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके डॉक्टर एंजल आरआर को ढूंढ रही है। लॉरेंस की बात सुनकर चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। स्मिता वही डॉक्टर ढूंढ रही थी जिसे अपनी घटिया साजिश के तहत उसने खुद जान से मार दिया था। लेकिन राजकुमारी चांदनी इतनी निर्दयी नहीं थी कि वह स्मिता को इतनी आसानी से मरने दे। अपने चेहरे पर वही डेविल स्माइल लिए वह लॉरेंस से बोली, उसकी बीमारी के फर्स्ट ट्रायल में मैंने जो एंटीडोट बनाया था
उसे स्मिता तक पहुंचा दो। चांदनी की बात सुनकर लॉरेंस की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस कितनी ज्यादा निर्दयी हो सकती है। राजकुमारी चांदनी का फर्स्ट ट्रायल फेल हुआ था। उस एंटीडोट की वजह से स्मिता की 70% बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके हॉर्ट में कैंसर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन लॉरेंस भी बेचारा क्या ही कर सकता था। उसे अच्छे से पता था कि कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन वह इलाज इतना दर्दनाक होगा कि स्मिता जीते जी नरक के दर्शन कर लेगी। जिस खूबसूरती पर उसे घमंड था, वही खूबसूरती उससे छिन जाने वाली थी। थोड़ी देर लॉरेंस से बात करने के बाद राजकुमारी चांदनी ने कॉल काट दिया। कॉल कट होने के बाद वो एक बार फिर लक्ष्य के पास आ गई। वो खुद से ही अपनी तारीफ करते हुए बोली, वाह लक्ष्य, तुम कितने हैंडसम हो, आखिर बनाया भी तो तुम्हें मैंने ही है। लक्ष्य ने अपनी इमोशनलेस आवाज में जवाब दिया, थैंक यू मास्टर, मुझे अपना कीमती समय देकर परफेक्ट बनाने के लिए। राजकुमारी चांदनी ने उसे आदेश देते हुए कहा, लक्ष्य, भले ही अभी तक सिर्फ तुम्हारा चेहरा बना है, लेकिन तुम्हें अभी से मेरे लिए काम करना होगा। लक्ष्य बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोला, ओके मास्टर। चांदनी ने आगे कहा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक अपने हियरिंग सेंस को फैलाओ और यहाँ पर जो भी मेरे बारे में बातें कर रहा हो, उसकी जानकारी मुझे दो। अपने कानों को हर वक्त खुले रखो और हर चीज सुनते रहो। जब भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे, चाहे मुझसे संबंधित हो या कोई इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा हो, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। लक्ष्य ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ओके मास्टर। लक्ष्य को और भी कुछ जरूरी बातें समझाने के बाद राजकुमारी चांदनी अपनी लैब से बाहर निकल गई। वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी कि उसका दुपट्टा अब लगभग 60% जमीन पर घिसट रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, उसने अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मासूम बना लिया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वो अपने ही दुपट्टे में फंस गई और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गई। किस्मत अच्छी थी कि जमीन पर मुलायम कारपेट बिछा हुआ था, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी लहंगा नहीं पहना था, और आज मजबूरी में हर वक्त उसे यही पहनना पड़ रहा था। मन ही मन झल्लाकर वो गुस्से में बड़बड़ाई, अब बस बहुत हो गया। अब इस लहंगे नाम की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। मैं इस पहाड़ को अपने ऊपर लादकर नहीं घूम सकती अब। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। राजकुमारी चांदनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो युवराज सम्राट सिंह से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो युवराज सम्राट सिंह के कक्ष के पास पहुंची, उसे कक्ष के बाहर ही युवराज सम्राट सिंह दिखाई दे गए। सम्राट सिंह उर्फ सार्थक की नजर भी राजकुमारी चांदनी पर पड़ गई। वह भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। राजकुमारी चांदनी के पास पहुंचते ही सम्राट सिंह ने कहा, यार एंजल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ तो मैं बेरोजगार बना हुआ हूँ। चांदनी ने उसे इग्नोर करते हुए कामिनी जी और कुसुम की सारी बातें बता दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने स्मिता और उसकी कंडीशन के बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया। सार्थक को समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले जन्म में सबको पता नहीं क्यों एंजेलिना से प्रॉब्लम थी और इस जन्म में पता नहीं क्यों सबको राजकुमारी चांदनी से प्रॉब्लम हो रही थी। वो राजकुमारी चांदनी की तरफ देखते हुए बोला, कुसुम के शादी से भागने के बाद तुम्हें ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। कुछ सोचा है तुमने इसके बारे में? राजकुमारी चांदनी ने सार्थक की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगी। मैं उस कुसुम को भागने ही नहीं दूंगी। राजकुमारी चांदनी की बात पर सार्थक ने सवाल किया, फिर भी अगर सोच लो कि वह भाग गई, तो फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। राजकुमारी चांदनी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बैकअप पहले से ही तैयार है। अभी मेरे दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है। सम्राट क्यूरियस होकर राजकुमारी चांदनी से पूछने लगा, क्या? राजकुमारी चांदनी ने अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए कहा, इस युवराज यश प्रताप सिंह ने असली राजकुमारी चांदनी को बहुत परेशान किया है, यहाँ तक कि आगे भी करने वाला था। मैं इस युवराज को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। उन दोनों माँ बेटियों की तो अच्छी खासी बेइज्जती कर ही दी है मैंने, और वे कुछ समय के लिए शांत हो गई हैं। इसीलिए अब बारी है युवराज को सबक सिखाने की। युवराज सम्राट सिंह भी राजकुमारी की बात पर हामी भर देता है, क्योंकि उसे भी स्टोरी पढ़ने के बाद से युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों मिलकर युवराज यश प्रताप सिंह को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगे, लेकिन क्या उसे परेशान करना इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं।
युवराज यश प्रताप सिंह इस दुनिया का डेविल था। उसका नाम ही यहाँ के लोगों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। महल से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था। उसी जंगल से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई इंसान असहनीय पीड़ा में तड़प रहा हो। 6-7 सैनिकों ने वहां एक घेरा बना लिया था और उसी घेरे के बीच में एक व्यक्ति अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसी के सामने मौत के देवता के समान युवराज यश प्रताप सिंह खड़े थे। वो व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ अपनी बुझी हुई आवाज में हाथ जोड़कर युवराज से माफी मांग रहा था। युवराज, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम ये राज्य भी छोड़कर चले जाएंगे। कृपा कीजिए युवराज, दया कीजिए। उस व्यक्ति की दर्दनाक आवाज सुनकर भी युवराज यश प्रताप सिंह का दिल नहीं पिघला। वह अपने हाथ में एक खंजर लिए किसी उन्मादी की तरह उसे अपनी ही गर्दन पर फेर रहे थे और खतरनाक तरीके से हंस रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। वह झुककर उस व्यक्ति के जबड़े को पकड़ते ही बोले, लगता है आप सभी के अंदर से युवराज यश प्रताप सिंह का खौफ खत्म हो गया है, तभी तो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हमारी बहन को नजर उठाकर देखने से पहले तुम्हें हमारे बारे में जान लेना चाहिए था, अकरम ठाकुर। हमारी बहन का विवाह तुड़वाने के लिए तुमने हमें जान से मरवाने की नीच हरकत करवाई। ये वही जमींदार अकरम ठाकुर था जिसने कुछ दिन पहले युवराज यश प्रताप सिंह को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते राजकुमारी चांदनी ने उन्हें बचा लिया था। हालांकि ये घटना यश प्रताप सिंह के दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थी। उनकी बहन के विवाह पर हमला हुआ था और वे इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं कर सकते थे। अकरम ठाकुर अपनी जान की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा, युवराज, हमें एक अवसर दे दीजिए। आगे से हम आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। वह लगभग युवराज के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन युवराज के दिल में उसके लिए जरा भी दया नहीं थी। कोई भी पुरुष बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन अगर उसकी बहन की ओर कोई आंख उठाकर भी देखे तो वह उस व्यक्ति की आंखें ही निकाल देना चाहता है, चाहे वह बड़ा भाई हो या छोटा। युवराज यश प्रताप सिंह अकरम ठाकुर की ओर देखते हुए बोले, यही वो आंखें हैं ना, जिनकी नीयत हमारी बहन को देखकर फिसल गई थी। ये कहते ही उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को बिना किसी देरी के सीधा अकरम ठाकुर की आंखों में घुसेड़ दिया। एक दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। वहां मौजूद सैनिक पहले से ही जानते थे कि युवराज निर्दय है, लेकिन आज उन्हें युवराज किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह ने उसी खंजर को अकरम ठाकुर की आंखों से निकालकर उसके सीने में घोंप दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वहां सन्नाटा छा गया। अकरम ठाकुर मर चुका था। उसे इस तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर युवराज यश प्रताप सिंह के दिल को अजीब सा सुकून मिला। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कचरे को इसके घर फेंकवा दो। छी, हमारे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। अब हमें यहीं स्नान करके महल जाना होगा, वरना रानी माँ हमें डांटेंगी। इतना कहकर युवराज यश प्रताप सिंह वहां से दूसरी ओर चले गए। उनके जाते ही वहां मौजूद सभी सैनिकों के दिमाग में एक ही ख्याल उमड़ रहा था, जो इंसान जमींदार अकरम ठाकुर जैसे व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है, वह रानी माँ के सामने भीगी बिल्ली कैसे बन जाता है। यही सोचते सोचते सैनिक अपने काम में लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि युवराज को अपने आदेशों के पालन में तनिक भी देरी पसंद नहीं। महल में सार्थक से बात करने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने कमरे में वापस चली गई। इस वक्त उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, पता नहीं युवराज यश प्रताप सिंह और कुसुम की शादी में क्या होने वाला है। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रहीं और फिर अपने लैब में जाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उनके कक्ष में राजकुमारी ऐश्वर्या आ गई। राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर राजकुमारी चांदनी ने चुटकी लेते हुए पूछा, अरे ऐश, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं? राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपनी आंखें संकुचित कर चांदनी को घूरा और बोली, आजकल आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हैं, चांद। फिर अचानक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, आज से ठीक 10 दिन बाद गुलाब का विवाह होने वाला है और हमारे पास विवाह में पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। राजकुमारी चांदनी ने अपनी आंखें छोटी करके ऐश्वर्या के अभी पहने हुए कपड़ों को देखा, फिर अपने सिर को हल्का सा झटका दिया। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चांद, चलिए ना, आज आप और हम वस्त्र खरीदने के लिए बाजार चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम महल से बाहर निकले ही नहीं हैं। राजकुमारी चांदनी को ऐश्वर्या का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वह भी कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती थी,
ये 16वीं सदी थी। हर तरफ घने जंगल, ऊंचे पेड़ और दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। क्या पता उन्हें बाजार के रास्ते में कोई ऐसा कीमती पौधा मिल जाए जो किसी विशेष बीमारी का एंटीडोट बनाने में मदद कर सके। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है ऐश, हम सब शाम को बाजार चलेंगे। अभी आप जाकर आराम कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, जब से आपके साथ वह हादसा हुआ है, हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा आलसी होती जा रही हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात पर राजकुमारी चांदनी अपनी बत्तीसी दिखाकर मुस्कुरा दी। राजकुमारी ऐश्वर्या ने अपना सिर न में हिलाया और वहां से चली गई। वो समझ चुकी थी कि राजकुमारी चांदनी का कुछ नहीं हो सकता। राजकुमारी ऐश्वर्या के जाने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने बिस्तर पर आराम से लेट गई और जल्दी ही नींद की आगोश में समा गई। वहीं दूसरी ओर इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह अपने कक्ष में लेटे हुए राजकुमारी चांदनी के बारे में सोच रहे थे। उस हादसे के बाद से राजकुमारी चांदनी में सच में बहुत बदलाव आ गया था। अभी भी युवराज की आंखों के सामने भोजन गृह का वह दृश्य घूम रहा था, जब राजकुमारी चांदनी ने अपने एक ही हाथ से उस बावर्ची की गर्दन पकड़कर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया था। राजकुमारी चांदनी पहले इतनी मजबूत नहीं थी। एक छोटे से हादसे की वजह से कोई इंसान इतना तो नहीं बदल सकता। तभी अचानक उन्हें राजकुमारी चांदनी का वो रूप याद आया जो उन्होंने झील के किनारे देखा था। इस बात से तो खुद युवराज भी इनकार नहीं कर सकते थे कि भगवान ने राजकुमारी चांदनी के बदन को बहुत फुर्सत से तराशा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर झील वाले वाक्य को याद करने लगे, जहां पर उनका खुद पर से काबू छूट गया था। वह राजकुमारी चांदनी की तरफ खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने तो खड़े खड़े ख्वाब भी देख लिया था, जहां उन्होंने राजकुमारी चांदनी के लबों को चूमा था। इस ख्वाब को याद करते ही युवराज के पूरे शरीर में अजीब सी हलचल मच गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह झटके से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गए। वह खुद को ही डांटते हुए बुदबुदाए, यह आप क्या कर रहे हैं युवराज? वह आपसे उम्र में कितनी छोटी हैं, फिर भी आप उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें सोच रहे हैं। युवराज अभी अपने ही ख्यालों में गुम थे कि तभी उनके कक्ष में राजकुमारी ऐश्वर्या आ गई। राजकुमारी ऐश्वर्या ने जब अपने भाई को इस कदर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखा, तब उन्होंने आवाज लगाई, भाई। राजकुमारी ऐश्वर्या की आवाज सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह तुरंत ही अपनी सोच से बाहर आ गए। उन्होंने राजकुमारी ऐश्वर्या को अपने कक्ष में देखकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ? आप इस वक्त हमारे कक्ष में क्या कर रही हैं? राजकुमारी ऐश्वर्या अपनी बत्तीसी चमकाते हुए बोली, भाई, आज शाम को हम और चांद गुलाब के विवाह के लिए वस्त्र खरीदने बाजार जाना चाहते हैं और इसके लिए हम आपसे इजाजत मांगने आए हैं। युवराज जब ये सुनते हैं कि राजकुमारी चांदनी भी जाने वाली है, तब उनके दिमाग में अलग ही ख्याल उमड़ने लगते हैं। अगर राजकुमारी चांदनी बाजार जाएंगी तो हर इंसान उनकी खूबसूरती को निहारेगा। इस बारे में सोचते ही युवराज के अंदर एक अजीब सा गुस्सा उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी मुट्ठी गुस्से से भींच ली। उन्होंने आज सुबह पहली बार झील के किनारे राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती को इतने करीब से देखा था। राजकुमारी चांदनी को देखकर जब उनकी खुद की नजरें राजकुमारी को बेशर्मों की तरह ताड़ रही थी, तो फिर बाहर के लोग भी राजकुमारी चांदनी को उसी नजर से देखेंगे। इस बारे में सोचकर ही युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि उन्होंने खुद मन भरकर बेशर्मों की तरह राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती को निहारा था, लेकिन वो इस दिलकश नजारे को किसी और को नहीं दिखाना चाहते थे। आज युवराज ने जमींदार अकरम ठाकुर की जो हालत की थी, उसके बाद पूरे राज्य में उनका खौफ फैल चुका होगा। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह राजकुमारी ऐश्वर्या की ओर नजर उठाकर भी देख सके, लेकिन राजकुमारी चांदनी तो युवराज की कोई नहीं थी, इसलिए सारे लोग उन्हें खुलकर देख सकते थे और राजकुमारी चांदनी की खूबसूरती के सामने किसी की भी नजर राजकुमारी ऐश्वर्या पर टिकेगी ही नहीं। युवराज को खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे थे। वहीं उनके सामने खड़ी राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। उन्होंने कभी भी किसी जरूरी बात के बीच में युवराज को इस तरह कहीं और गुम होते हुए नहीं देखा था। वो युवराज को हल्का सा हिलाते हुए बोली, भाई, आप क्या सोच रहे हो? क्या हमें बाहर जाने की अनुमति है? युवराज यश प्रताप सिंह ने राजकुमारी ऐश्वर्या को देखते हुए कहा, अगर हम मना कर दें तो? युवराज की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया और बोली, तो फिर हम रानी मां से आपकी शिकायत करेंगे और उनसे ही अनुमति ले लेंगे। राजकुमारी ऐश्वर्या की इस बात पर युवराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं, परंतु आप अकेली नहीं जाएंगी,
हमें भी कुछ काम से बाजार जाना है, तो हम भी आप दोनों के साथ चलेंगे। राजकुमारी ऐश्वर्या को युवराज की यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राजकुमारी चांदनी भी उनके साथ जाने वाली है। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी चांदनी भी बाजार जा रही थी, युवराज खुद वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गए, जबकि आज से पहले भी दोनों राजकुमारियां कई बार बाजार गई थी, लेकिन पहले कभी भी युवराज यश प्रताप सिंह ने ऐसी हरकत नहीं की थी। राजकुमारी ऐश्वर्या के चेहरे के भाव देखकर युवराज समझ गए कि वह क्या सोच रही थी। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, ऐश, गुलाब हमारी भी तो बहन है, हमें भी तो अच्छे अच्छे वस्त्र देखने का हक है। पहले हमारे पास बहुत कम समय हुआ करता था, लेकिन आज हम बिल्कुल फ्री हैं। और क्योंकि हमारे पास आज कोई भी जरूरी काम नहीं है, तो फिर आज हम भी आपके साथ बाजार जाना चाहते हैं। युवराज की गोल गोल घुमाने वाली बातों की वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या चिढ़ गईं और झुंझलाते हुए ठीक है बोलकर अपने भाई के कक्ष से बाहर निकल गईं। राजकुमारी ऐश्वर्या के चले जाने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह एक बार फिर से खुद को राजकुमारी चांदनी के बारे में सोचने से रोक नहीं पाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान राजकुमारी चांदनी को देखे। वहीं दूसरी तरफ महारानी सुमित्रा देवी अपने कक्ष में बैठी हुई दासी से कुछ बातें कर रही थी कि तभी वहां पर कामिनी जी आ गईं। कामिनी जी को देखकर महारानी सुमित्रा देवी ने दासी को बाहर जाने का इशारा किया, तो दासी उनके इशारे पर तुरंत बाहर चली गई। इसके बाद महारानी सुमित्रा देवी ने कामिनी जी को बैठने का संकेत दिया। कामिनी जी भी चुपचाप बैठ गईं। फिर महारानी सुमित्रा देवी ने उन्हें बोलने का इशारा किया, तो कामिनी जी बोली, जी, अभी कुछ दिनों पहले ही उदय भाई साहब पर इतना बड़ा हमला हुआ कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वो अभी तक महल वापस नहीं लौटे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। महारानी सुमित्रा देवी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बात को ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है कामिनी जी, जो कहना है सीधे सीधे बोलिए। जब कामिनी जी को समझ में आ गया कि बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है, तब वो सीधे मुद्दे पर आ गईं और बोली, युवराज की उम्र अब 26 वर्ष हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि अब उन्हें युवराज से महाराज बन जाना चाहिए? लेकिन राज्याभिषेक की पूजा में उनकी पत्नी का होना भी आवश्यक है, इसलिए हम आपसे अपनी पुत्री कुसुम के लिए युवराज का हाथ मांगना चाहते हैं। कामिनी जी के इतने सीधे शब्दों में बात कहने की वजह से एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। महारानी सुमित्रा देवी भी चाहती थी कि युवराज का विवाह हो, लेकिन उन्हें कुसुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें युवराज के लिए राजकुमारी चांदनी अधिक योग्य लगती थी, लेकिन अपने पुत्र के स्वभाव के कारण उन्होंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कामिनी जी को क्या उत्तर दे। अंततः उन्होंने इस विषय पर कुछ समय मांगने का निर्णय लिया। कामिनी जी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें अच्छे से पता था कि महारानी सुमित्रा देवी का उत्तर हाँ ही होने वाला है। शाम का समय इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या दोनों ही अपने अपने रथ पर बैठे हुए राजकुमारी चांदनी का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक नहीं आई थी। युवराज यश प्रताप सिंह को अब झुंझलाहट होने लगी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें मजबूरी में राजकुमारी चांदनी का इंतजार करना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों ने राजकुमारी चांदनी को अपनी ओर आते हुए देखा। राजकुमारी चांदनी को देखकर युवराज और राजकुमारी ऐश्वर्या दोनों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं, क्योंकि राजकुमारी चांदनी ने आज लहंगा नहीं बल्कि कुछ अलग तरह का वस्त्र पहना हुआ था। यह वस्त्र केवल युवराज और राजकुमारी ऐश्वर्या के लिए अलग था, लेकिन हमारी दुनिया में इसे पटियाला टॉप कहा जाता है, जिस पर राजकुमारी ने एक दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। राजकुमारी का टॉप आकार में छोटा था, बिल्कुल लहंगे की चोली की तरह। युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या ने पहले कभी ऐसे वस्त्र नहीं देखे थे। हालांकि वस्त्र इतने अधिक खुलासे वाले भी नहीं थे कि उन्हें इस दुनिया में नहीं पहना जा सकता था। नीले रंग के उस पटियाला टॉप में राजकुमारी चांदनी बला की खूबसूरत लग रही थी। युवराज की तो बात ही छोड़िए, राजकुमारी ऐश्वर्या सहित हर एक सैनिक अपनी आंखें फाड़े राजकुमारी चांदनी को देख रहा था। जब युवराज को एहसास हुआ कि सभी लोग राजकुमारी चांदनी को ही देख रहे थे, तो उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्हें खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन सबका इस तरह से राजकुमारी को देखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में तुरंत ही राजकुमारी चांदनी से अपना मुंह फेर लेते, परंतु हमारी राजकुमारी चांदनी भी कम एटीट्यूड वाली नहीं थी। उन्होंने भी नजर घुमाकर युवराज को देखने की आवश्यकता नहीं समझी। इस बात को युवराज ने भी नोटिस किया, लेकिन गुस्से के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी ही देर में तीनों बाजार के लिए निकल गए।
बाजार के द्वार पर पहुंचते ही तीनों अपने अपने रथ से उतर गए और अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी चांदनी बहुत ही शातिर दिमाग की थी। जब वह अपनी दुनिया में अकेले कहीं बाहर जाती थी तब उन पर न जाने कितने दुश्मन हमला करते थे। इसी वजह से आज राजकुमारी ने बाहर जाते समय ऐसे वस्त्र धारण किए थे जिससे वह किसी भी दुश्मन से आराम से लड़ सकती थी। अगर उन्होंने लहंगा पहना होता तो संभव था कि वह खुद ही फंसकर गिर जाती, लेकिन आज उन्होंने ऐसा वस्त्र पहना था जिससे वो अपने हाथ और पैरों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। तीनों ही एक कपड़े की दुकान पर चले गए। हालांकि राजकुमारी चांदनी को इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुंह बनाए हुए वहीं खड़ी थी। युवराज भी राजकुमारी चांदनी और राजकुमारी ऐश्वर्या के पीछे खड़े थे और उन्हीं दोनों को देख रहे थे। जब राजकुमारी ऐश्वर्या ने देखा कि राजकुमारी चांदनी कुछ भी नहीं खरीद रही थी तो उन्होंने खुद ही उनके लिए एक बहुत खूबसूरत लहंगा पसंद कर लिया। राजकुमारी चांदनी के मना करने के बावजूद राजकुमारी ऐश्वर्या ने वो लहंगा एक झोले में डालकर उनके हाथ में पकड़ा दिया। राजकुमारी चांदनी बेहद बोर हो रही थी। उन्होंने एक नजर राजकुमारी ऐश्वर्या की तरफ डाली जो अपने लिए लहंगा चुनने में व्यस्त थी। वह उनसे थोड़ा दूर हटकर एक हथियारों की दुकान में चली गई। वहां पर अलग अलग तरह के कई हथियार रखे हुए थे। एक बहुत पतली धार वाला चाकू, एक बड़ा और खतरनाक दिखने वाला चाकू और एक बेहद शार्प तलवार। इन सभी चीजों को देखकर राजकुमारी चांदनी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उन सभी हथियारों में से एक सबसे खूबसूरत और चमकीला खंजर खरीद लिया जो बहुत ही ज्यादा शार्प और नुकीला था। युवराज यश प्रताप सिंह की नजर सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी ऐश्वर्या पर थी। उन दोनों में से किसी का भी ध्यान इस वक्त राजकुमारी चांदनी पर नहीं था। राजकुमारी चांदनी अभी मुस्कुराते हुए सारे खंजर देख ही रही थी कि अगले ही पल उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई। राजकुमारी चांदनी के सेंसस तुरंत ही अलर्ट हो गए। उन्होंने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने ध्यान से आवाज को सुनने की कोशिश की, तब महसूस हुआ कि आवाज बहुत ही धीमी थी। राजकुमारी चांदनी इधर उधर भटकते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उस आवाज को ढूंढते ढूंढते वह धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गई। जैसे जैसे राजकुमारी अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे वह आवाज उन्हें और तेज सुनाई देने लगी। यह एक लड़की के बहुत ही दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज थी। राजकुमारी चांदनी चलते चलते खेत के पास आ गई, जहां उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से उस आवाज को सुना और यह स्पष्ट हो गया कि लड़की के रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। राजकुमारी चांदनी ने अपने कदम झोपड़ी की तरफ बढ़ा दिए। उनकी भौहें इस वक्त एक दूसरे से सटी हुई थीं और उनका चेहरा किसी भी भाव से खाली था। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि वह बहुत ही जर्जर हालत में था। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी आंखों के सामने ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। सामने एक लड़की जमीन पर गिरी हुई रो रही थी और हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े दो आदमियों से भीख मांग रही थी। वह लड़की इस वक्त निर्वस्त्र थी और उन दोनों आदमियों में से एक आदमी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वे दोनों आदमी भी निर्वस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी। लड़की की आंखों में बेबसी के आंसू थे और उसके होठों के किनारों से खून बह रहा था। वह आदमी जैसे ही लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, उससे पहले ही वहां पर एक बेहद सर्द और डरावनी आवाज गूंज उठी, रुक जाओ। इस आवाज को सुनकर दोनों ही आदमियों ने अपनी नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां इस वक्त राजकुमारी चांदनी गुस्से से लाल आंखों के साथ उन्हें घूर रही थी। वह लड़की तो पहले ही हार मान चुकी थी और किसी मुर्दे की तरह जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। उसने नजर उठाकर राजकुमारी चांदनी की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन पूरे मंजर को देखकर राजकुमारी चांदनी अच्छे से समझ चुकी थी कि वहां पर क्या हो रहा था। वह इस वक्त इतने ज्यादा क्रोध में थी कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात देवी काली इन राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुई हो। राजकुमारी चांदनी धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगी। लड़की को बस इतना समझ में आ रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है। डर और सदमे की वजह से वह लड़की थरथर कांप रही थी। जैसे ही राजकुमारी चांदनी उसके पास पहुंची, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ लड़की के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ने की वजह से लड़की ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा और जब उसने अपने सामने एक लड़की को खड़ा पाया तो उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के अपने सीने से चिपकी हुई उस लड़की को देख रही थी।
फिर उन्होंने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपने पास लाया और सख्त लहजे में बोली, अब रोने का नहीं, बल्कि हंसने का वक्त आ गया है तुम्हारा। वह लड़की अनिश्चित भाव से राजकुमारी चांदनी को देखने लगी। थप्पड़ पड़ने की वजह से वह सदमे से बाहर आ चुकी थी। राजकुमारी चांदनी ने अपनी बात को आगे समझाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने वही वस्त्र जो राजकुमारी ऐश्वर्या ने उनके लिए खरीदा था उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। कपड़े देखकर वह लड़की तुरंत ही उन्हें पहनकर अपने आप को ढकने लगी। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के उस लड़की को देख रही थी। वह लड़की बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। उसकी हरकतों को देखकर ही राजकुमारी चांदनी समझ सकती थी कि इस घटना का बहुत बुरा असर उसके दिमाग पर पड़ने वाला था। कुछ देर तक उसे देखने के बाद राजकुमारी चांदनी ने ठंडे स्वर में उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने डर के मारे राजकुमारी चांदनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, गुड़िया। राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने अपनी खाली आंखों से उस लड़की को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, आज जो कुछ भी होने वाला है तुम उसे अपनी आंखें खोल कर देखना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी नजर हटी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके शेर चीते को खिला दूंगी। राजकुमारी चांदनी की बात गुड़िया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो अपनी मासूम आंखों से राजकुमारी चांदनी को देख रही थी। वो अभी भी हल्का हल्का सिसक रही थी। तभी वे दोनों आदमी जो अब तक इन दोनों की हरकतों को देख रहे थे गुस्से में आ चुके थे। उनमें से एक ने दांत पीसते हुए कहा, ए लड़की, चुपचाप यहां से चली जा, वरना अगला शिकार तुम ही होगी। राजकुमारी चांदनी जो अभी तक गुड़िया को देखकर बिना किसी भाव के खड़ी थी, उन दोनों आदमियों की बात सुनकर एक बार फिर से क्रोध से भर उठी। राजकुमारी चांदनी जिस दुनिया से आई थी वहां भले ही कितने भी बुरे काम क्यों न होते हों, लेकिन इस तरह का घिनौना अपराध नहीं होता था। वहां का कानून इतना सख्त था कि वहां के सभी पुरुष महिलाओं को सम्मान की नजरों से देखते थे। किसी में भी लड़कियों पर गंदी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती थी। इसी वजह से राजकुमारी चांदनी ने आज तक ऐसा कोई नजारा नहीं देखा था, लेकिन आज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उससे एक पल के लिए उनका भी दिल दहल गया था। उनके एक प्रयोग की वजह से उनकी श्रवण शक्ति आम लोगों की तुलना में अधिक तेज थी, जिसकी वजह से उन्होंने बाजार में रहते हुए भी इस लड़की के रोने की आवाज सुन ली थी। अगर आज राजकुमारी चांदनी यहां पहुंचने में 1 मिनट की भी देरी कर देती तो पता नहीं गुड़िया जैसी मासूम लड़की के साथ ये दोनों आदमी कितना भयानक अत्याचार कर डालते। अभी तक गुड़िया को देखकर जिस गुस्से को राजकुमारी चांदनी ने दबाने की कोशिश की थी वो अब पूरी तरह जाग उठा था। राजकुमारी चांदनी की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज इन दोनों आदमियों की बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला देंगी। वहीं राजकुमारी चांदनी का इतना भयानक रूप देखकर वे दोनों आदमी भी बुरी तरह डर गए। लेकिन आदमी होने के अहंकार में वे दोनों अपने भीतर के डर को जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। एक लड़की से डरकर वे अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि इस वक्त जो लड़की उनके सामने खड़ी थी वो साक्षात काली माता का रूप धारण कर चुकी थी, जो आज इन जैसे दरिंदों का संहार करने वाली थी। उनमें से एक आदमी ने खींचते हुए कहा, भाई, इस लड़की ने आकर हमारे पूरे मिजाज का सत्यानाश कर दिया। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं छोटे, अब एक से भले दो। अभी तक एक इस छोटी सी नाजुक कली को मसलना था, लेकिन अब तो 2 मिल गई हैं, एक तेरी और एक मेरी। राजकुमारी चांदनी जैसे जैसे उन दोनों आदमियों की बातें सुन रही थी वैसे वैसे गुस्से के मारे उनका सिर फटा जा रहा था। उन्होंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आज कोई फायदा नहीं था। आज उनका गुस्सा सच में आपे से बाहर जा चुका था। आज इन दोनों आदमियों ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इतिहास गवाह है कि किसी भी लड़की पर गंदी नजर डालने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ, फिर चाहे वह रामायण हो या महाभारत। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर गुड़िया बहुत बुरी तरह डर गई थी। वह नहीं चाहती थी कि ये लोग राजकुमारी चांदनी के साथ भी कुछ बुरा करें। वो बहुत ही डरी हुई आवाज में बोली, दीदी, आप प्लीज यहां से चली जाइए, वरना ये लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। गुड़िया की बात सुनकर राजकुमारी चांदनी ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और किसी साइको की तरह उन दोनों आदमियों को घूरते हुए कहा, गुड़िया, आज इन लोगों की जो हालत होने वाली है उसे तुम्हें अपनी आंखों से देखना है। अपनी हालत सुधारो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय हो और गुनहगारों को सजा मिले। राजकुमारी चांदनी इस वक्त बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रही थी।
उनका ये रूप देखकर वे दोनों आदमी बहुत बुरी तरह डर चुके थे। वो दोनों आदमी अपने चेहरे पर गंदी सी हंसी लिए राजकुमारी चांदनी की तरफ बढ़ गए। उनकी आंखों में दरिंदगी साफ देखी जा सकती थी। उन दोनों आदमियों को चांदनी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर गुड़िया डर गई। वह चांदनी को बचाना चाह रही थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर गुड़िया की आंखें हैरानी से फैल गईं। वे दोनों आदमी राजकुमारी चांदनी को छू भी पाते, उससे पहले ही चांदनी ने अपने दोनों हाथों का मजबूत पंच बनाकर उनके चेहरे पर दे मारा। राजकुमारी चांदनी का पंच इतना जोरदार था कि उन दोनों आदमियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी नाक ही टूट गई हो। इस वक्त चांदनी की आंखें लावा की तरह धधक रही थीं। वो उसी क्षण इन दोनों आदमियों को जान से मार देना चाहती थी। गुड़िया को देखकर वह अपनी कर्कश आवाज में बोली, गुड़िया, मेरे पीछे आओ और अपने गुनहगारों का हश्र देखो। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी ने उन दोनों आदमियों के बाल पकड़ लिए और बिना इस बात की परवाह किए कि उन्होंने अपनी कमर पर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा लपेट रखा था, वह बेदर्दी से उनके बालों को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। वहां के लोग प्राकृतिक जड़ी बूटियों से अपने बाल धोते थे, जिसकी वजह से उनके बाल बहुत मजबूत होते थे, लेकिन दर्द तो उतना ही होता था। कोष्टक। राजकुमारी चांदनी ने उन दोनों को इतनी बेरहमी से पीटा कि वे किसी भी तरह अपने बाल छुड़ाना चाह रहे थे। उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि उनके तन पर कपड़े नहीं थे। गुड़िया भी राजकुमारी चांदनी के पीछे पीछे चलने लगी। वह अभी भी बहुत हैरान थी। राजकुमारी चांदनी उन दोनों आदमियों को घसीटते हुए बाजार में ले आई। जैसे ही उसने बाजार में कदम रखा, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी यह नजारा देखकर दंग थे। वहां मौजूद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि एक लड़की में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन वह एंजेलिना थी, जो अपनी दुनिया में एक खतरनाक माफिया डॉक्टर रह चुकी थी। आसान शब्दों में कहें तो वह एक वन मैन आर्मी से कम नहीं थी। राजकुमारी चांदनी ने उन दोनों आदमियों को बाजार के बीचों बीच घसीटकर फेंक दिया। बिना कपड़ों के होने की वजह से उनके शरीर पर गहरी चोटें लग गईं, लेकिन चांदनी यही नहीं रुकी। वह आगे बढ़ी और उस आदमी के पास जा पहुंची, जो गुड़िया के ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने उस आदमी के जबड़े को पकड़ लिया और दांत भींचते हुए गर्जी, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कोई हमें एक थप्पड़ मारने की कोशिश करे तो हमें उसे 4 थप्पड़ मारने चाहिए। जो काम तू उस लड़की के साथ अकेले करना चाह रहा था, वही आज तेरे साथ इस भरी बाजार में होगा। आज तेरी इज्जत का यहाँ पर जनाजा निकलेगा। बहुत शौक है ना तुम जैसे आदमियों को कमजोर लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने का? तो देखो, आज खुद एक लड़की तुम्हारी इज्जत पूरी दुनिया के सामने नीलाम करने वाली है। इतना कहकर राजकुमारी चांदनी जोर से चिल्लाई, सैनिक, अभी के अभी हमारे पास आओ। राजकुमारी चांदनी की आवाज सुनकर कुछ सैनिक वहां आ गए। सैनिकों के साथ साथ युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या भी वहां पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने का नजारा देखा, उनके होश उड़ गए। राजकुमारी गुस्से में 2 आदमियों के सामने खड़ी थी, जो लगभग बिना कपड़ों के थे। एक सैनिक तुरंत आगे बढ़कर बोला, राजकुमारी, कोई आदेश? राजकुमारी चांदनी ने सख्त लहजे में कहा, इन दोनों के शरीर पर जो आखिरी कपड़ा बचा हुआ है, उसे भी हटा दो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वहां की महिलाएं पहले ही उन दोनों आदमियों की हालत देखकर अपने चेहरे फेर चुकी थीं, लेकिन राजकुमारी चांदनी, वह कैसी निडर और बेखौफ लड़की थी, जो इन आदमियों को पूरी तरह निर्वस्त्र करने का आदेश दे रही थी। जैसे ही चांदनी ने नोटिस किया कि सैनिक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और सदमे में उसे ही देख रहे थे, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में एक सैनिक को जोरदार थप्पड़ मारते हुए दांत भींचकर कहा, जितना कहा गया है, चुपचाप उतना करो। इस वक्त राजकुमारी चांदनी बेहद क्रोधित थी। सैनिक में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह राजकुमारी के आदेश को टाल सके। अभी सैनिक आगे बढ़ता, उससे पहले ही उन आदमियों में से एक खड़ा हुआ और गुस्से में राजकुमारी चांदनी पर हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि उसका हाथ राजकुमारी को छू पाता, चांदनी ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि चट की आवाज के साथ उसका हाथ टूट गया। राजकुमारी चांदनी की इस कार्रवाई से युवराज यश प्रताप सिंह दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही राजकुमारी चांदनी थी, जो कभी जरा सी ऊंची आवाज से डर जाया करती थी। वह आदमी दर्द से छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सैनिकों ने आगे बढ़कर राजकुमारी के आदेश का पालन किया और उन आदमियों के शरीर पर बचा आखिरी कपड़ा भी हटा दिया। अब वे दोनों आदमी शर्मसार हो चुके थे। हालांकि वहां मौजूद किसी भी औरत ने उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन फिर भी यह सब उनके लिए बहुत शर्मनाक था।
अपमान और गुस्से से तिलमिलाए वे दोनों आदमी अपने आदमियों को बुलाने लगे ताकि वे राजकुमारी चांदनी पर हमला कर सकें। इस वक्त राजकुमारी चांदनी का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ये दोनों आदमी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जमीन पर पड़े हुए आदमी के 4-5 गुंडे अचानक से राजकुमारी चांदनी पर हमला करने लगे। युवराज यश प्रताप सिंह ये देखकर टेंशन में आ गए। वे तुरंत ही राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। राजकुमारी चांदनी ने बिना पीछे पलटे ही इतनी खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल किया कि एक ही वार में चारों गुंडे जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद किसी भी इंसान को समझ में नहीं आया कि राजकुमारी चांदनी ने आखिर किया क्या था, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह सब कुछ अच्छे से समझ चुके थे। वे बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतनी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स राजकुमारी चांदनी को कैसे आती है, जबकि उन्हें खुद इस स्तर तक पहुंचने में 20 साल लग गए थे। उन्हें क्या पता कि असली एंजेलिना की उम्र 24 साल थी और उसे ये सब चीजें बचपन से ही सिखाई गई थी। युवराज के हिसाब से तो राजकुमारी चांदनी मात्र 17 साल की एक छोटी सी लड़की थी, जो इतनी घातक फाइटिंग तकनीक कैसे सीख सकती थी। उधर राजकुमारी चांदनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज वहां पर सभी की शामत आने वाली थी। वो पीछे पलटी और देखा कि बहुत सारे गुंडे उन्हें घेर कर खड़े थे। युवराज अब भी राजकुमारी चांदनी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वो खुद को कैसे बचाती है। वहां मौजूद सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एक लड़की होने के बावजूद राजकुमारी चांदनी इतनी बेहतरीन फाइटिंग कैसे कर रही थी। राजकुमारी चांदनी उन सभी गुंडों को घूरते हुए बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बारी बारी नहीं, एक ही बार में आओ सबके सब। राजकुमारी की यह बात उन गुंडों को अपनी बेइज्जती लगी। वे गुस्से में आकर चाकू से उन पर वार करने के लिए झपट पड़े, लेकिन राजकुमारी चांदनी ने उनकी हर मूवमेंट को पहले ही भांप लिया था। अगले ही पल उसने उन सभी पर इतने खतरनाक प्रहार किए कि सभी जमीन पर तड़पते हुए गिर पड़े। लेकिन इसी दौरान वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई कि एक गुंडा पीछे से उसके सिर पर वार करने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो गुंडा वार करने वाला था, अगले ही पल एक तेज आवाज गूंज उठी, धान्य, और उसके सिर में छेद हो चुका था। राजकुमारी चांदनी तुरंत पलटी और देखा, वहां सार्थक खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और हाथों में हाईटेक गन चमक रही थी। अगले ही पल दोनों ने मिलकर वहां मौजूद सभी गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि कोई भी गुंडा अगली बार खड़ा होने लायक भी नहीं बचा। राजकुमारी चांदनी की फाइटिंग स्किल देखकर वे दोनों आदमी डर से कांप चुके थे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि पकड़े जाने के बाद उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी, न कि बात को और बढ़ाना चाहिए था। राजकुमारी चांदनी अपनी खूनी आंखों से उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ी। अब तक सैनिकों ने उन दोनों आदमियों को पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया था। राजकुमारी चांदनी उनके पास पहुंची और अपने पैर को उठाकर पूरी ताकत के साथ सीधा एक आदमी के प्राइवेट पार्ट पर मारा। जैसे ही उसका प्रहार पड़ा, उस आदमी की दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। वहां मौजूद सभी आदमियों की आंखें भय और झटके से बाहर आ गईं। आखिर इस दर्द को एक आदमी से बेहतर और कौन समझ सकता था। लेकिन राजकुमारी चांदनी इतने पर भी नहीं रुकी। वो लगातार उसी स्थान पर वार करती रही, जब तक कि वहां से खून नहीं निकलने लगा। इस वक्त तो राजकुमारी चांदनी की क्रूरता देखकर युवराज यश प्रताप सिंह भी कांप उठे थे। राजकुमारी दांत पीसते हुए वार पर वार कर रही थी और एक ही बात दोहरा रही थी, कमजोर लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले इंसान को आज सही मायनों में मैं नामर्द बना दूंगी। इसी चीज पर तो इतना घमंड रहता है ना तुम आदमियों को, अब यही चीज तुम लोगों से छीन ली जाएगी। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर युवराज सम्राट सिंह भी समझ गए कि यहाँ क्या चल रहा था। इस बारे में सोचकर उनके अंदर भी गुस्सा उमड़ पड़ा। उनके जमाने में इस तरह की गलती करने की हिम्मत कोई लड़का नहीं करता था। युवराज सम्राट सिंह दूसरे आदमी के पास गए और वही प्रक्रिया दोहराए। अब वे दोनों आदमी दर्द से तड़पते हुए भीख मांगने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कभी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। राजकुमारी चांदनी को जब यकीन हो गया कि अब ये आदमी सच में नामर्द बन चुके हैं, तब उसने वार करना बंद किया। उनमें से एक आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वह लगभग बेहोशी की कगार पर पहुंच चुका था। राजकुमारी चांदनी उसके सामने झुकी, उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोली, जो तू उस लड़की के साथ करने वाला था, वही इस भरे बाजार में तेरी माँ और बहन के साथ करवाऊं। वह आदमी अपनी माँ और बहन का नाम सुनते ही घबराकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा उन्हें मत दो।
राजकुमारी चांदनी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, वो लड़की भी तो किसी की बहन थी। क्या ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में उस वक्त नहीं आया? जब तुम्हारी बहन को कोई गंदी नजर से देखता है तब तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन तुम किसी और की बहन के साथ ये घटिया हरकत कर सकते हो? राजकुमारी की आंखों में आग थी और उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंज रही थी। वहीं इस भीड़ में थोड़ी दूरी पर खड़ी गुड़िया ये सब देख रही थी। वो तो अपने साथ हुए हादसे को लगभग भूल ही चुकी थी। उसे अब उन दोनों आदमियों पर ही तरस आने लगा था, लेकिन फिर भी गुड़िया के दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि राजकुमारी चांदनी ने कहीं पर भी उसका नाम उजागर नहीं होने दिया था। फिर राजकुमारी चांदनी दूसरे आदमी के पास गई और ठंडे लहजे में बोली, तुम लोगों को पता है कि तुम अभी जिंदा क्यों हो? क्योंकि इस गलती की असली सजा तो दर्दनाक मौत है। दोनों ही आदमियों ने अपना सिर नामे हिला दिया, क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता था कि वे अब तक जिंदा क्यों बचे थे। राजकुमारी चांदनी हल्की हंसी के साथ उन्हें जवाब देते हुए बोली, क्योंकि तुम लोग जो करना चाहते थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए, वरना इस हालत के बाद मैं तुम लोगों को जिंदा जला देती। और तुम्हें ये भयानक सजा इस भरे बाजार में सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि यहाँ मौजूद हर आदमी देख सके कि बलात्कार जैसे अपराध की सजा कितनी भयानक हो सकती है। अगली बार अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसके साथ साथ उसकी माँ और बहन की इज्जत भी इसी भरे बाजार में उछाल दूंगी। अगर अपनी माँ और बहन की इज्जत चाहते हो तो दूसरी औरतों की भी इज्जत करना सीखो। हालांकि माँ और बहन वाली बात राजकुमारी चांदनी ने सिर्फ लोगों के दिमाग में डर पैदा करने के लिए कही थी, वो ऐसा सच में करने नहीं वाली थी। राजकुमारी चांदनी की सोच के मुताबिक वहां मौजूद सभी आदमी बहुत बुरी तरह डर चुके थे। पहले तो कोई भी आदमी अपने घर की औरत की इज्जत को यूं नीलाम होते नहीं देख सकता था, और दूसरा, किसी को अपनी मर्दानगी खत्म करने का शौक नहीं था। वहां मौजूद सभी आदमी डर भरी नजरों से राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे, जबकि वहां खड़ी सभी औरतें उसे सम्मान भरी नजरों से निहार रही थीं। अगर राजकुमारी चांदनी ने इन्हें अकेले में सबक सिखाया होता तो सिर्फ 2 लोग ही सीख पाते, लेकिन उसने इन्हें पूरी भरी बाजार में सबक सिखाया था, जिसके परिणामस्वरूप अब हर आदमी औरतों को आंख उठाकर देखने से भी डरने लगा था। वहां पर मौजूद सभी आदमियों की आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए डर था। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद राजकुमारी चांदनी इतना तो समझ चुकी थी कि अगले कुछ दिनों तक इस राज्य में कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि यह 16वीं सदी थी, जहां साल 2104 की तरह औरतों के लिए कोई सख्त कानून नहीं था, और इस दौर में कम से कम 75% आदमी ठरकी हुआ करते थे। कुछ देर तक सोचने के बाद राजकुमारी चांदनी बोल उठी, और महिलाओं, जब भी आप ऐसी मुसीबत में पड़ोगी ना, हर वक्त मैं नहीं आऊंगी आपको बचाने, आपको आत्मरक्षा करना सीखना होगा। राजकुमारी चांदनी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी औरतें खुसुर फुसुर करने लगी। चांदनी समझ गई कि इतनी आसानी से यहाँ की औरतों को उसकी बात नहीं समझाई जा सकती। वो कड़क आवाज में आदेश देते हुए बोली, मैं एक संस्था खोलने वाली हूँ, जहाँ प्रतापगढ़ की सभी औरतों का आना जरूरी होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सभी खुद को इतना काबिल बना लें कि इन जैसे दरिंदों से खुद को सुरक्षित रख सकें। अब जाकर वहां की महिलाओं को राजकुमारी चांदनी की बातें समझ में आने लगी। चांदनी ने एक बार फिर कहा, और जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा उसे खुद तक ही सीमित रखना होगा। आपकी सीखी हुई बातें किसी भी पुरुष तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप अपने भाई और पिता पर भरोसा करके उन्हें आत्मरक्षा के कुछ पाठ सिखा दोगी तो वे आपके सामने तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वही लड़कियों को परेशान करेंगे। अरे, आपको क्या ही पता कि आपके घर के आदमी भी सही हैं या नहीं। और एक बात मैं साफ साफ बता रही हूँ, दिन के 5वें पहर पर आप सभी महिलाओं को वहां आना होगा, वरना आपको सजा मिलेगी। संस्था खुलने में अभी वक्त है, लेकिन 10 दिन बाद से आप सभी तैयार रहिएगा। राजकुमारी चांदनी की बात सुनकर सभी औरतों के मन में तितलियां उड़ने लगी। वे सब अभी से ही उत्साहित हो गई थी, लेकिन वहां मौजूद कुछ आदमी इस योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि महिलाएं उनसे आगे बढ़ें। वे इस योजना के खिलाफ आवाज उठाते हुए बोले, देखो भाई लोग, अब इन महिलाओं को पुरुष बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं का काम घर में चूल्हा चौका करना होता है, ये सब बकवास सीखना नहीं। तभी भीड़ में से एक रौबदार आवाज सभी को सुनाई दी, ठीक है, तो फिर बुलाओ अपने घर की औरतों को यहाँ पर। अभी देखो कि क्या वे राजकुमारी चांदनी की तरह अपने लिए लड़ सकती हैं या नहीं। यह आवाज युवराज यश प्रताप सिंह की थी, जो इस वक्त बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। वही आदमी जो अभी तक राजकुमारी चांदनी के खिलाफ बोल रहा था।
अपने घर की औरतों का नाम सुनते ही चुप हो गया। कहीं न कहीं वह भी चाहता था कि उसकी घर की औरतें कम से कम इतनी मजबूत तो हो ही जाएं कि खुद को दूसरों से बचा सकें। वह अच्छे से समझ रहा था कि उसकी गैरमौजूदगी में उसकी बेटी या फिर उसकी पत्नी किसी मुसीबत में पड़ सकती है, और हर वक्त राजकुमारी चांदनी उनके पास नहीं रह सकती। आखिरकार वह आदमी भी हार मान गया और बोला, ठीक है, हमें युवराज और राजकुमारी चांदनी की बात से कोई आपत्ति नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी शाही परिवार के लोग खुश हो गए। युवराज सम्राट और राजकुमारी चांदनी ने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर अपने सामने रौब से खड़े युवराज यश प्रताप सिंह को देखने लगे। राजकुमारी चांदनी मन ही मन बोली, अगर गलती से मेरी शादी इसके साथ हो भी गई तो फिर आज मेरी फाइटिंग देखने के बाद इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि यह मेरे साथ जबरदस्ती करने की सोचे। उसे अचानक ही इस कहानी का शादी वाला प्लॉट याद आ गया, जहां युवराज ने राजकुमारी चांदनी को बहुत टॉर्चर किया था। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर वह अपनी फाइटिंग स्किल से युवराज यश प्रताप सिंह को डराने में कामयाब हो गई तो फिर युवराज उसे कभी टॉर्चर करने के बारे में नहीं सोचेगा। ये सोचते ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। पर बेचारी राजकुमारी चांदनी को क्या ही पता था कि युवराज यश प्रताप सिंह कितना बड़ा हैवान था। यूं ही उसका खौफ पूरे प्रतापगढ़ में नहीं फैला था। वहीं सार्थक के मन में भी इस कहानी को लेकर अलग अलग विचार चल रहे थे। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने इस कहानी को पूरा क्यों नहीं पढ़ा। थोड़ी देर बाद अब रात होने को आई थी। सब अभी तक बाजार में ही थे, इसलिए उन्होंने रात का भोजन यही करने की योजना बना ली। पास में ही केदारनाथ प्रसाद का एक ढाबा था। सभी वहां भोजन करने के लिए चले गए। वहां एक छोटा सा टेबल और 4 कुर्सियां थीं। युवराज यश प्रताप सिंह को राजकुमारी चांदनी के पास बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वह तुरंत ही राजकुमारी ऐश्वर्या के पास जाकर बैठ गए। उनकी इस हरकत को देखकर सार्थक की आंखें छोटी हो गईं। वह भी मुंह बनाते हुए राजकुमारी चांदनी के पास जाकर बैठ गया। उसे युवराज यश प्रताप सिंह का चांदनी के प्रति ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन राजकुमारी चांदनी को जैसे युवराज से कोई मतलब ही नहीं था, वैसे ही उनकी हरकत से भी कोई लेना देना नहीं था। पर सार्थक ने जानबूझकर युवराज के सामने ही राजकुमारी चांदनी की प्लेट में खाना परोसा और बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करने लगा। सार्थक के इस व्यवहार से सभी की नजरें उस पर चली गईं। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वह युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या को हजम नहीं हो पाया था, और अब सार्थक का ये बर्ताव भी। पता नहीं क्यों, लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या के दिल में ख्याल आया कि क्या सार्थक राजकुमारी चांदनी को पसंद करता है। लेकिन उन दोनों को इस तरह साथ देखकर युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उन लोगों से अपनी नजरें फेरकर चुपचाप भोजन करने लगे। फिर भी बार बार उनकी नजरें अनायास ही सार्थक और राजकुमारी चांदनी पर जा रही थीं। वहीं खाना खाते वक्त राजकुमारी चांदनी को महसूस हो रहा था कि युवराज यश प्रताप सिंह उन्हें घूर रहे थे, जिससे वो बहुत असहज हो गईं। इसी वजह से उनके गले में भोजन अटक गया। राजकुमारी चांदनी को यूं खांसते देख युवराज यश प्रताप सिंह पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाने ही वाले थे कि उससे पहले ही युवराज सम्राट सिंह ने राजकुमारी चांदनी को पानी का गिलास थमा दिया। राजकुमारी चांदनी खांसते खांसते धीरे धीरे पानी पीने लगी और युवराज सम्राट सिंह उनके पीठ पर हल्के हाथ से सहलाने लगे। युवराज सम्राट सिंह की इस हरकत से युवराज यश प्रताप सिंह बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, पर कुछ बोले नहीं। राजकुमारी ऐश्वर्या भी यह सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मगर इतना समझ आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह की नजदीकियां युवराज यश प्रताप सिंह को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी चांदनी सामान्य हो गईं, तो युवराज सम्राट सिंह और वे हंसते बोलते हुए भोजन करने लगे। लेकिन उनके उलट युवराज यश प्रताप सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या खामोश थे। कहीं न कहीं राजकुमारी ऐश्वर्या को भी युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी का इतना घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ही भाई बहन अपनी भावनाओं से अनजान बुझे मन से खाना खा रहे थे, जबकि युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी मजे से भोजन कर रहे थे। रात का समय, राजकुमारी चांदनी का कक्ष। बाहर घूमने फिरने के बाद राजकुमारी चांदनी थोड़ी थक गई थी। ऊपर से दिन भर का गुस्सा भी उनके सिर पर भारी पड़ रहा था, जिससे उन्हें हल्का हल्का सिरदर्द होने लगा था। अपने कक्ष में आते ही उन्होंने जल्दी से सिरदर्द और नींद की दवा ले ली। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े बदले और शॉर्ट्स के साथ एक ढीली टी शर्ट पहन ली। फिर वे खुद को बेड पर फेंकते ही गहरी नींद में चली गईं।
दवा के असर से उनकी नींद बहुत ही गहरी हो गई थी। युवराज यश प्रताप सिंह का कक्ष राजकुमारी चांदनी तो चैन की नींद सो चुकी थी, लेकिन उनकी आज की हरकतों ने युवराज यश प्रताप सिंह की नींद उड़ा दी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि झील किनारे हुए हादसे के बाद अचानक राजकुमारी इतनी बहादुर कैसे बन गई। वो नाजुक सी दिखने वाली लड़की अचानक इतने सारे हटे कट्टे गुंडों से कैसे लड़ सकती थी। युवराज की बेखौफ आंखें, जिनमें दुनिया भर का गुस्सा था, उसी के बारे में सोच सोचकर उनकी नींद उड़ी पड़ी थी। जब से उन्होंने बदली हुई राजकुमारी चांदनी को देखा था, तब से रातों को उनकी नींद ही गायब हो गई थी। युवराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो हर वक्त राजकुमारी चांदनी के बारे में ही क्यों सोचते रहते थे। वो बार बार अपनी करवटें बदल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही उनके सामने राजकुमारी चांदनी का बेखौफ चेहरा आ जाता। मन ही मन उन्होंने खुद से कहा, ऐसा भी क्या जादू कर दिया है तुमने कि दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। चलो मान लिया कि तुम हर तरह से सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन फिर भी मेरे लायक नहीं हो। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, अचानक उनके सामने युवराज सम्राट सिंह का चेहरा आ गया। जिस तरह से सम्राट सिंह राजकुमारी चांदनी की परवाह कर रहे थे, वो बात युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से युवराज यश प्रताप सिंह ने युवराज सम्राट सिंह को देखा था, तब से उन्हें बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई कीमती चीज युवराज सम्राट सिंह उनसे छीनना चाह रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसी भावना क्यों महसूस हो रही थी। इस समय तो उन्हें युवराज सम्राट सिंह का नाम तो दूर, उनका वजूद भी पसंद नहीं आ रहा था। वह राहत की एक लंबी सांस लेते हुए सोचने लगे कि जब तक राजकुमारी ध्वनि की शादी नहीं हो जाती, तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं थे। और अभी भी राजकुमारी ध्वनि की शादी होने में 10 दिन बचे हुए थे। क्या पता इन 10 दिनों में युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी के बीच का रिश्ता कितना मजबूत हो जाए। सिर्फ इस ख्याल से ही युवराज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। वो बार बार करवटें बदल रहे थे, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। आज बाजार में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद युवराज की नजरों में राजकुमारी चांदनी की इज्जत थोड़ी बढ़ गई थी। आज पहली बार था जब उनकी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए नफरत नहीं, बल्कि प्रशंसा के भाव थे। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी ऐश्वर्या का कक्ष, आज बाजार में जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से राजकुमारी ऐश्वर्या की भी नींद उड़ी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि डरपोक कही जाने वाली राजकुमारी चांदनी अचानक से इतनी बहादुर कैसे हो गई। आज जो डायलॉग राजकुमारी चांदनी ने बोले थे, वे सारी बातें राजकुमारी ऐश्वर्या के दिल में उतर चुकी थी। सच में राजकुमारी चांदनी बहुत समझदार थी। उनकी समझदारी भरी बातें सोचकर राजकुमारी ऐश्वर्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सियासत की रानी हो। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने युवराज सम्राट सिंह का चेहरा आ गया। युवराज सम्राट सिंह के बारे में सोचते ही उनके चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। जब से उन्होंने आज युवराज सम्राट सिंह की फाइटिंग स्किल्स देखी थी, तब से ही वह उन्हें पसंद करने लगी थी। युवराज सम्राट सिंह किसी भी मामले में युवराज यश प्रताप सिंह से कम नहीं थे। राजकुमारी ऐश्वर्या को युवराज सम्राट सिंह में अपना जीवनसाथी दिखने लगा था, पर तभी अचानक युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी चांदनी की नजदीकियों का ख्याल आते ही उनके मन में एक अजीब सी उदासी भर गई। उन्होंने तय किया कि वह इस बारे में कल राजकुमारी चांदनी से बात करेगी। राजकुमारी ऐश्वर्या उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं थी, जो अपनी इच्छाओं के लिए 3 लोगों की खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दे। अगर युवराज सम्राट सिंह के दिल में राजकुमारी चांदनी होंगी, तो राजकुमारी ऐश्वर्या उन दोनों के बीच से हट जाएंगी। लेकिन फिर भी इस बारे में सोचकर उनके दिल में एक तेज दर्द महसूस होने लगा। आखिर पहली पसंद और पहला प्यार हमेशा खास होता है। राजकुमारी चांदनी का कक्ष, इस वक्त राजकुमारी चांदनी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक उनके कमरे में एक परछाई दिखाई दी। आधी रात को किसी ने राजकुमारी चांदनी के कमरे में कदम रखा, लेकिन राजकुमारी चांदनी को इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। वो दवा के असर की वजह से बहुत गहरी नींद में थी। कोई था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। अब आप लोग अनुमान लगाए, आखिर आधी रात को राजकुमारी चांदनी के कमरे में कौन आया है? राजकुमारी चांदनी का कक्ष। इस समय राजकुमारी चांदनी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उनके कमरे में एक परछाई दिखाई दी। आधी रात को कोई राजकुमारी चांदनी के कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ। वो दवा के प्रभाव में इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। कोई था
जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह थे। आज राजकुमारी चांदनी की वजह से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने दूर से राजकुमारी चांदनी को देखा, उनके मन में विचार उमड़ा, मेरी रातों की नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही हैं आप, ये तो बहुत बुरी बात है। इतना कहकर वह राजकुमारी चांदनी की ओर आगे बढ़ गए। जैसे ही युवराज उनके पास पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। राजकुमारी चांदनी ने इस समय इतने छोटे कपड़े पहने हुए थे कि उन्हें देखकर युवराज का गला सूखने लगा। उन्होंने झट से अपनी आंखें भींच ली। पहली बात तो ये थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतने अजीबोगरीब वस्त्र राजकुमारी चांदनी के पास आए कहां से। युवराज को इतना तो एहसास हो गया था कि ये वस्त्र प्रतापगढ़ के नहीं थे। अचानक ही उनके मन में एक पुरानी स्मृति जाग उठी। महाराज उदय प्रताप सिंह और महारानी सुमित्रा देवी ने 2 साल पहले चांदनी को यहाँ लाकर बसाया था। उन्होंने उसे अपने मित्र की पुत्री बताया था, जो अपने राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने चांदनी से जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी थी। युवराज को अपने माता पिता पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कभी राजकुमारी चांदनी के बारे में जांच पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझा। लेकिन आज पहली बार उनके मन में ये जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी कि राजकुमारी चांदनी कौन है और वो कहां से आई है। यदि वह अकेले ही इतने लोगों से लड़ने की ताकत रखती है, तो फिर बीते 2 वर्षों से वह मासूम और डरपोक लड़की बनकर क्यों रह रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। वह अपनी सोच से बाहर निकले और राजकुमारी चांदनी की ओर देखने लगे। इस वक्त उनकी आंखों के सामने राजकुमारी चांदनी के गोरे, मुलायम, मक्खन जैसे पैर थे। युवराज की दृष्टि अनायास ही उन पर ठहर गई। नींद में करवट लेने के कारण चांदनी का टॉप थोड़ा ऊपर सरक गया था, जिससे उनकी पतली, गोरी कमर दिखने लगी थी। युवराज की नजरें उस पर ठहर गईं। आज राजकुमारी चांदनी का रूप उन्हें पहले से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उनके भीतर राजकुमारी की कमर को छूने की तीव्र इच्छा जाग उठी, जिसे वह चाहकर भी दबा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी मुठियां भींच ली। वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि इस अवस्था में राजकुमारी चांदनी को देखकर वो बहक रहे थे। मगर खुद पर काबू पाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर राजकुमारी के ऊपर चादर डाल दी। चांद की रोशनी में राजकुमारी चांदनी का बेदाग चेहरा दमक रहा था। राजकुमारी की आंखों से होती हुई युवराज की नजर सीधा उनके होठों पर जा टिकी। वो अपनी निचली होंठ को हल्के से काटने लगे। मन ही मन वह खुद को हजारों गालियां दे चुके थे। आप ये क्या कर रहे हैं युवराज? वो आपसे उम्र में कितनी छोटी है, आप उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। युवराज समझ चुके थे कि राजकुमारी चांदनी के पास आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने कक्ष में तो वह वैसे भी बिना नींद के लेटे हुए थे, लेकिन अब राजकुमारी को देखने के बाद उनके ख्यालों में बस वही रहने वाली थी, और इसी वजह से अब उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। यही सब सोचकर उन्होंने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और वहां से चले गए। थोड़ी देर और राजकुमारी चांदनी के पास रुकने से वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो सकते थे। वो चुपचाप वहां से निकलकर सीधे अपने कक्ष में चले गए। राजकुमारी के कक्ष के द्वार पर खड़े सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे युवराज को अंदर जाने से रोक सके, और वैसे भी जाने से पहले युवराज ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी थी कि उनके यहाँ आने की खबर राजकुमारी चांदनी को नहीं लगनी चाहिए। अगली सुबह रात को दवा लेकर जल्दी सोने की वजह से राजकुमारी चांदनी की नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो उठकर तुरंत फ्रेश होने के लिए चली गई। आज भी उन्होंने कल की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। लहंगे की जगह पटियाला पहन रखा था। बेचारी राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना लहंगा पहनकर 5-6 बार से ज्यादा गिर चुकी थी। उन्होंने आज बेहद ही खूबसूरत लाल रंग की चोली के साथ लाल रंग का पटियाला और कत्थई रंग की जालीदार ओढ़नी ओढ़ रखी थी। आज का उनका लुक देखकर किसी के भी दिल की घंटी बज सकती थी। हालांकि उन्होंने गहने बहुत कम पहने थे, फिर भी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तैयार होने के बाद राजकुमारी चांदनी सीधा अपनी लैब में चली गई। उनकी लैब उनकी सबसे पसंदीदा जगह थी। सबसे पहले उन्होंने अपने रॉकेट की लोकेशन चेक की। रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा चुका था और बड़ी ही तेज रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद राजकुमारी चांदनी लक्ष्य की ओर देखने लगी। लक्ष्य की ओर नजर पड़ते ही अचानक से उनके पेट में तेज दर्द उठा। वो कोई आम लड़की नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगे, लेकिन जो दर्द उन्हें इस वक्त महसूस हो रहा था वो असहनीय था। राजकुमारी चांदनी ने अपने पेट को पकड़कर जमीन पर गिर गई। अब तक उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। समय के साथ साथ उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लक्ष्य चुपचाप राजकुमारी चांदनी को देख रहा था,
लेकिन हिल नहीं रहा था क्योंकि उसे अभी तक कोई आदेश नहीं मिला था। यही दर्द सहते हुए अचानक राजकुमारी चांदनी के मुंह से खून आने लगा। उन्होंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर पड़ी रहीं। वहां का माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण हो चुका था। राजकुमारी चांदनी को इतनी तकलीफ में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उनके शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इस वक्त वह इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि लक्ष्य को टेम्पररी एंटीडोट लाने के लिए कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि लक्ष्य के पास पैर ही नहीं थे। अब तक लक्ष्य का रोबोटिक हाथ तैयार हो चुका था, बस उसे पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए उस पर मानव कोशिकाओं से बनी कृत्रिम त्वचा चढ़ानी थी। राजकुमारी चांदनी से दर्द अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि अगर उन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया तो उनका दर्द और भी बढ़ता जाएगा। उन्होंने जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दांत भींचते हुए जबरन खड़ी हो गई। जल्दी से उन्होंने इंजेक्शन निकाला, उसमें दवा भरी और अपने हाथ में इंजेक्ट कर लिया। इस बीच उनका दर्द इस हद तक बढ़ चुका था कि अगले ही पल वह बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से पहले उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हेल्प मी लक्ष्य, प्लीज डू समथिंग। अपना नाम सुनते ही लक्ष्य तुरंत एक्टिवेट हो गया और राजकुमारी चांदनी की हालत को देखकर उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा। सर्च करने के बाद उसे पता चला कि राजकुमारी चांदनी बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद लक्ष्य ने यह ढूंढना शुरू किया कि किसी इंसान को बेहोशी से बाहर कैसे लाया जाता है। सबसे पहले उसने मदद के लिए सार्थक उर्फ युवराज सम्राट सिंह को कांटेक्ट किया। फिर वह लैब में रखी पानी की बोतल लेकर आया और राजकुमारी के ऊपर पानी डाल दिया। उसे लगा कि उसने मदद कर दी है, इसलिए वह वापस डीएक्टिवेट हो गया। पानी पड़ने की वजह से राजकुमारी का कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। वो होश में आ चुकी थी, लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ थी। एक तरह से वो स्लीपिंग पैरालिसिस की अवस्था में थी। इस बार उन्होंने इंजेक्शन लेने में देर कर दी थी। इसी बीच सार्थक वहां जल्दी से आ पहुंचा। राजकुमारी चांदनी को जमीन पर बेहोश देखकर वह तनाव में आ गया। वह बिना समय गंवाए उनकी ओर बढ़ा और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। इसके बाद उसने लैब को वापस लॉक किया और राजकुमारी को उनका विशेष ब्रेसलेट पहना दिया। युवराज सम्राट सिंह राजकुमारी को अपनी बाहों में लिए हुए तेजी से उनके कक्ष में पहुंचे और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला, जिसे उन्होंने लैब में घुसते ही अपनी मुट्ठी में रख लिया था। बिना देर किए उन्होंने राजकुमारी को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही पलों में राजकुमारी चांदनी सामान्य होने लगी। राजकुमारी ने जो खुद को इंजेक्शन दिया था, उसकी वजह से उनका दर्द कम हो गया था, लेकिन इतनी देर तक दर्द सहने के कारण वह बेहोश हो गई थी। सार्थक ने जो इंजेक्शन दिया था, वो ताकत बढ़ाने वाला इंजेक्शन था। अब धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी सामान्य होने लगी थी। ये सब कुछ सिर्फ आधे घंटे के भीतर हुआ था। इस समय राजकुमारी चांदनी और सार्थक की घड़ियों में सुबह के 5:30 बज रहे थे, लेकिन उस दौर के लोगों के अनुसार ये दूसरा पहर चल रहा था। राजकुमारी चांदनी की ऐसी हालत देखकर सार्थक को मार्क्स और स्मिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि इन दोनों लैला मजनू की जोड़ी ने मिलकर एंजेलिना को कितना खतरनाक रख दिया था। जब सार्थक को महसूस हुआ कि राजकुमारी चांदनी अब ठीक हो गई हैं, तो वह तुरंत वहां से चला गया। उसे यह अच्छे से पता था कि आगे राजकुमारी चांदनी अपना ख्याल खुद रख सकती थी, लेकिन अगर वह वहां और रुका और किसी ने उसे राजकुमारी चांदनी के कक्ष में देख लिया, तो एक अलग ही बवाल खड़ा हो जाता। सार्थक के जाने के बाद राजकुमारी चांदनी थोड़ी सामान्य महसूस करने लगी और फिर आराम से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त उन्हें खुद पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उनके बनाए हुए लक्ष्य ने आज पहली बार उनकी जान बचाई थी। वैसे भी लक्ष्य को लेकर वह पहले से ही खुद पर थोड़ा घमंड रखती थी, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, उन्हें थोड़ी कमजोरी जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन इस वक्त खुशी सबसे ज्यादा थी। हालांकि राजकुमारी चांदनी अपने घमंड में बार बार यह भूल रही थी कि लक्ष्य का ब्रेन उन्होंने नहीं, बल्कि उनकी मां ने बनाया था। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर भटकने लगी। घूमते हुए उनकी नजर सबसे पहले अभ्यास के मैदान पर गई। वहां युवराज यश प्रताप सिंह और कुछ सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी ऊपरी शरीर पर कुछ नहीं पहना था। राजकुमारी चांदनी के मन में अचानक ही एक विचार आया। इस युग में रहने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि तलवारबाजी भी सीखना जरूरी है। अपने समय में उन्होंने बंदूक से निशाना लगाना सीखा था, लेकिन तीर से निशाना लगाना नहीं आता था। और इस युग में हर लड़ाई तलवार से लड़ी जाती थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, यहाँ का राष्ट्रीय हथियार तलवार है।
मुझे भी इसे इस्तेमाल करना सीख ही लेना चाहिए। हमारे समय में हम कई तरह के गैजेट्स से सिक्योरिटी टाइट रखते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता कब कौन आकर हम पर जानलेवा हमला कर दे। पहले से तैयार रहने में कोई बुराई नहीं। राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना की यही तो एक आदत थी, या यूं कहें उनकी जिद थी कि उन्हें हर चीज में परफेक्ट बनना था। उन्हें हर चीज सीखने और समझने की तलब थी, और अब जब उन्होंने फैसला कर ही लिया था कि उन्हें इसी दुनिया में रहना है, तो फिर तलवारबाजी सीखना उनके लिए जरूरी हो गया था। वैसे भी साल 2104 अब राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना के रहने लायक नहीं बचा था। मरने से पहले एंजेलिना के दुश्मनों ने मार्क्स और स्मिता सहित उसे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। उसे एक पागल और सनकी वैज्ञानिक करार दे दिया गया था, जो सिर्फ अपने प्रयोगों के लिए बेकसूर लोगों को मारकर अपने प्रोजेक्ट पूरे करती थी। हर तरफ इसी खबर को प्रसारित किया जा रहा था। उसकी डॉक्टर एंजल आरआर वाली पहचान अभी भी सुरक्षित थी, क्योंकि यह पहचान गुप्त थी और इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन डॉक्टर एंजेलिना की पहचान सबके सामने थी, और उस दुनिया में वो बहुत ही बुरी तरह बदनाम हो चुकी थी। अगर एंजेलिना कभी भी वापस अपने समय में गई, तो वहां के लोग उसे चैन से जीने नहीं देंगे। यही सब सोचकर राजकुमारी चांदनी उदास हो गई। लेकिन अगले ही पल उन्हें मार्क्स और स्मिता पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे भी मार्क्स और स्मिता को उनकी ही कड़वी दवा का स्वाद चखाएंगी। जब भी वह मार्क्स और स्मिता के बारे में सोचती थी, उनका गुस्सा और बढ़ जाता था। राजकुमारी चांदनी अपने विचारों से बाहर आई और खुद से बड़बड़ाई, यहाँ आने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हो गई हूँ। पहले मेरा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी लैब में गुजरता था, लेकिन आजकल मैं सारा समय सिर्फ ये प्रतापगढ़ घूमने में बर्बाद कर रही हूँ। मुझे इस दुनिया में सही तरीके से जीने के लिए खुद को और भी मजबूत बनाना होगा, साथ ही अपने आईक्यू लेवल को भी बढ़ाना होगा। इन्हीं विचारों में खोई हुई राजकुमारी चांदनी अभ्यास के मैदान की ओर बढ़ने लगी, जहां अभी भी युवराज यश प्रताप सिंह अभ्यास कर रहे थे। हालांकि राजकुमारी चांदनी को युवराज यश प्रताप सिंह से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस खुद को मजबूत बनाना था और तलवारबाजी सीखनी थी। जैसे जैसे वह अभ्यास के मैदान की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे युवराज यश प्रताप सिंह को आभास हो गया कि कोई उनकी ओर आ रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।